Hi everyone. In Anthropology lecture series for paper 1, today we'll be discussing topic 6 part 2. So let's begin. See, before I begin the lecture, I just wanted to share my own observation with the anthropological theories. Like most of us find it to be a very complicated topic in the entire anthropological syllabus. The reason is very simple, because when a student, MA student of anthropology, they spend a very good amount of time in studying all these anthropological theories because these theories are very subjective in nature, right? ऐसा कोई ये ऑब्जेक्टिविटी नहीं है इसमें कि दिस इज राइट दिस इज रॉन्ग और ये एक सिंपल वन लाइनर आप मान लें कि ओके दिस इज द इंटायर थिंग दैट यू नीड टू नो, क्योंकि बहुत सारे जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं उनके कुछ क्रिटिसिजम्स हैं, कुछ अलग अलग इंटरप्रिटेशंस है, बहुत सारी स्टडीज़ हैं. देर आर लाइक एन नंबर ऑफ लिटरेचर्स रिलेटेड टू ईच ऑफ दिस theories, right? So for us humanly, you might take it with a pinch of salt कि जो आपका एंथ्रोपोलॉजी का यूपीएससी का सिलेबस का स्कोप है, दैट डजेंट अलाउ अस कि हम इसके अंदर इतना जाए, और ना ही हमारे पास उतना टाइम है कि हम इसे पूरी तरह से क्लियरली यू कैन से कि आप समझ लें. बट वॉट वी विल ट्राई एंड डू इज दैट वी कैन मेक आर सेल्फ एग्जाम रेडी. हमें इतना पता होना चाहिए दैट वी आर एबल टू राइट एटलीस्ट अ 250 और 150 आंसर इन द एग्जामिनेशन हॉल. बिकॉज आप एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज के अंदर जितना भी टाइम लगाएंगे ना, दैट टाइम इज नेवर गोना वेस्ट. यू आर अगेन गोना लर्न न्यू थिंग्स एवरी टाइम यू नो री रीड दिस टॉपिक. बट हमारे लिए थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी बहुत ज़रूरी है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आप एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज के अंदर ही लग गए तो आप पूरा का पूरा 2 to 3 months उसके अंदर लगा दें. दैट्स नॉट पॉसिबल, राइट? सो दैट इज़ वाई व्हाट आई विल ट्राई एंड do in this lectures for you is I'll try and simplify things जो कि मेरी अंडरस्टैंडिंग है एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज को लेके, जितने सोर्सेज से मैंने पढ़ा हुआ है और वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी, so that you are better able to get a good ROI of your time and investment, right? So that's it, and some of you might agree with my point and some of you might not, so that's fine. Then हम आज के इस लेक्चर में फंक्शनलिज्म के बारे में पढ़ेंगे. दैट इज़ मेलानोस्की ने क्या इसके बारे में बोला था हम उसके बारे में जानेंगे. देन स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की ओर जानेंगे हम, जिसके अंदर आपको रेडक्लिफ ब्राउन के कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में पढ़ना है. देन विल डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चरलिज्म. ठीक है, स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर आपके लिवी स्ट्रॉस और एडमंड लीच के बारे में हम जानेंगे. ठीक है, तो शुरू करते हैं. Here in this slide you can see what we should basically look on to. ठीक है, हमें क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए to write a good answer in the examination. First of all, you need to have an introduction of various anthropological theories. Then जिस भी thinker के बारे में आप बात कर रहे हैं, anthropologist के बारे में बात कर रहे हैं, उनकी कोई एक brief bio. We already included this bio in the previous 2 lectures and this lecture as well. और कुछ books or the field of study, whichever that they did, you need to mention about that. ठीक है. Then if there is some case studies, of course, do mention it. Then about the accomplishment of that particular theory, what it contributed towards anthropology, then criticism if it is applicable. Then at the end you can write the conclusion you can write about 1 or 3 lines that how it helped anthropology, basically what is the role that is played by that particular theory in the advancement or understanding of the anthropology. ठीक है. देन फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम फंक्शनलिज्म की बात करें तो सबसे पहले आपको ज़रूरी है फंक्शनलिज्म के कंसेप्ट को समझना. To make it easier for you to understand, let's take up an example. See, in a society, generally जो आप functionalist overview मानते हैं, ठीक है, मान लीजिए ये पूरा का पूरा एक सोसाइटी है. इस सोसाइटी को इक्विलिब्रियम में रखना है. ठीक है, सोसाइटी में यहाँ कुछ लोग हैं आप, ठीक है, सोसाइटी के सारे लोग हैं एंड इट नीड टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम. और इस सोसाइटी के दोनों साइड में आप देख सकते हैं देयर इज सम सोशल इंस्टीट्यूशंस. सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं, लाइक वी सॉ मैरिज, रिलीजन, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये सारे आपके सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, राइट? एंड देन कुछ आपके सोशल फैक्ट्स है या सोशल नॉर्म्स आप बोल सकते हैं, वो है. और ये क्या क्या है, सोशल नॉर्म्स और सोशल फैक्ट्स जो है आपके, ये कोई लॉ हो सकता है, देन कोई आपके मोरल्स जो सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें आपके सोशल नॉर्म्स के अंदर आएंगे. तो सोसाइटी का काम ही होता है कि इन दोनों में एक बैलेंस बना के रखना ताकि ये इक्विलिब्रियम जो है वो मेंटेन रहे. ठीक है, कोई डिस्ट्रप्शन ना हो. तो जो फंक्शनलिज्म का
मेजर आप कह सकते हैं काम होता है, और जो इनकी स्कोप ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है वो ये जानने की होती है कि एक सोसाइटी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, इस प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ऑफ दिस सोसाइटी, जो इसके अलग अलग इंटीग्रल पार्ट्स हैं वो किस तरह से काम करने चाहिए, सो दैट इट कीप्स ऑन फंक्शनिंग इन अ स्मूदर वे। इसको आप दूसरे एग्जाम्पल से भी अगर समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं कि सपोज देयर इज अ सेल। हम सब ने थोड़ी बहुत बायोलॉजी अपने 8th 9th स्टैंडर्ड में पढ़ी रखी है, 10th में भी। तो हम जानते हैं इन अ सेल देयर आर वेरियस कंपोनेंट्स। यू हैव अ सेल वॉल, यू हैव माइटोकॉन्ड्रिया, यू हैव राइबोसोम्स, और बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। And each of these component has a role to play, right? Each of them are playing some role, or you can say are interconnected, and that is why help in the proper functioning of our body. अगर इनमें से कुछ भी अपना काम करना बंद कर दे, then it will ultimately impact the entire system, right? So फंक्शनलिज्म इसी जो इंटीग्रेशन है और जो इंटीग्रल स्ट्रक्चर्स के आपस में इंटर रिलेशंस है, इनको समझने में हेल्प करता है। सो दैट इज अबाउट द ओवरव्यू ऑफ फंक्शनलिज्म। नाउ लेट्स सी कि फंक्शनलिज्म की अगर आप इंट्रोडक्टरी की बात करें, क्योंकि ये तो हमने समझ से लिख लिया, आप एग्जामिनेशन में ये तो नहीं लिखना चाहेंगे, तो अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें, जो फंक्शनलिज्म है बेसिकली इट वाज अ रिएक्शन टू द एवोल्यूशनिज्म एंड द डिफ्यूजनिज्म। हमने एवोल्यूशन भी देखा और डिफ्यूजन भी देखा, राइट? और इनके आप कह सकते हैं रिएक्शन में, बिकॉज दे वर नॉट एबल टू एक्सप्लेन हाउ अ पर्टिकुलर सोसाइटी वर्क एंड हाउ थिंग्स आर इंटर रिलेटेड बेसिकली, सो उसके आंसर के लिए फंक्शनलिज्म का आप कह सकते हैं जन्म हुआ, इट रोज। और ये कब आया था? इन द अर्ली 20th सेंचुरी में, ठीक है। और फंक्शनलिज्म एज अ होल सीक टू डिस्कवर न्यूली फॉर्म्ड कनेक्शन in and between society, hoping to shape a greater understanding of the word interconnectedness, एज वी ऑलरेडी डिस्कस, कि ये आपस में क्या इनके रिलेशन है, इंटरकनेक्टनेस है इनके, उनको समझने के लिए, ताकि पर्पस क्या है, ये इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे सोसाइटी में। एंड फंक्शनलिज्म लुक फॉर द फंक्शन और द पार्ट दैट इज प्लेड बाय सेवरल एस्पेक्ट ऑफ कल्चर इन ऑर्डर टू मेंटेन सोशल सिस्टम। ऑफ कोर्स हमने यही सारी चीजें अभी देखी है, राइट? एंड इन द फ्रेमवर्क दैट कंसीडर सोसाइटी एज अ सिस्टम हुज पार्ट वर्क टुगेदर टू प्रमोट सॉलिडारिटी एंड स्टेबिलिटी। सो बेसिकली ये जो आप इंट्रोडक्शन में देख रहे हैं, हमने ऑलरेडी ये चीज़ें कवर कर ली है। बट इफ़ यू वांटेड टू हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट टू राइट, तो आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं, ठीक है। और ये तो हमने एग्जाम्पल की हेल्प से समझ ही लिया। देन हम यहाँ पे देख सकते हैं जो अभी हमने बात की कि कौन कौन से सोशल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, इकोनॉमी, एजुकेशन, फैमिली, मीडिया, रिलीजन, गवर्नमेंट, ये बहुत सारे हैं, ठीक है। और ईच एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी डिपेंड ऑन ईच अदर एंड ईच कॉन्ट्रीब्यूट टू द ओवरऑल स्टेबिलिटी एंड फंक्शनिंग ऑफ द सोसाइटी। तो आप चाहे तो इस तरीके का भी कुछ डायग्राम ड्रॉ करके अपनी बातों को समझा सकते हैं अबाउट द बेसिक आइडिया ऑफ और द बेसिक प्रीमाइस ऑफ द फंक्शनलिज्म। देन आपके जो फंक्शनलिस्ट के बहुत सारे प्रोमिनेंट थ्योरिस्ट हैं, और इन प्रोमिनेंट थ्योरीज में जो सबसे ज़्यादा आप नाम सुनेंगे दैट इज़ ऑफ हर्बर्ट स्पेंसर का, ठीक है। हर्बर्ट स्पेंसर ने फंक्शनलिज्म के ऊपर काफ़ी काम किया था और इन्होंने काफ़ी थ्योरीज दी थी। बट सी वेयर द पॉइंट दैट आई जस्ट डिस्कस्ड विद यू केम इन टू पिक्चर। हर्बर्ट स्पेंसर चूँकि इनकी बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है इन फंक्शनलिज्म, बट इवन दो आपके यूपीएससी सिलेबस के अंदर कहीं पे भी हर्बर्ट स्पेंसर मैंशनड नहीं है, राइट? और अगर आप हर्बर्ट स्पेंसर की जो भी स्टडीज़ है उसको पढ़ने जाएं, देन यू हैव टू डू इट लाइक काइंड ऑफ इन सेपरेटली, कि आपको वो आपके सिलेबस के स्कोप के अंदर नहीं है। बट टू अंडरस्टैंड दिस थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज यू माइट फील एलिनिएटेड कि अच्छा ये हर्बर्ट स्पेंसर, ऑगस्ट कॉम्टी, ये सारे कहाँ से आ गए, इन्होंने क्या थ्योरीज दी थी। और भी बहुत सारे थ्योरीज थे, आप जैसे देख सकते हैं, ये सारे के सारे आपके फंक्शनलिज्म की जो थ्योरीज देने वाले हैं वही है। लेकिन हमें पढ़ना क्या है, हमने बस मेलिनोवस्की पढ़ना है और ब्राउन के बारे में पढ़ना है। इवन प्रिचर्ड के बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, लेकिन ये डायरेक्टली हम इनके बारे में बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बट थोड़ा बहुत हम देख लेंगे। और एडमंड लीच जो है, एडमंड लीच आपके मोस्टली स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के अंदर आते हैं, ठीक है। इनके बारे में भी हमें पढ़ना है। और बाकी आप देख सकते हैं बहुत सारे हैं, लूसी मेयर है, टैलकॉट है, रॉबर्ट मेल्टन है। तो अगर जब तक आप इनकी पूरी अंडरस्टैंडिंग को नहीं समझेंगे, तो एज अ होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट द फंक्शनलिज्म यू माइट नॉट बी एबल टू गेट। दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग यू, बहुत ज़्यादा आप इसके अंदर ना जाएं इस तरीके से। आपको जो चीज़ें सामने हैं आप पहले उसको कवर करने की कोशिश करें, ठीक है। ऑल्दो यूपीएससी आपसे हो सकता है वो ऑगस्ट कॉम्टी या हर्बर्ट स्पेंसर के कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में आपको पूछ ले, so that you should be well prepared. But for the scope of this lecture I have kept it, I have not included it because already ये lectures काफ़ी बड़े हो जा रहे हैं and you might get confused with it. तो we will stick to the topic, ठीक है।
देन मेन स्कूल्स ऑफ फंक्शनलिज्म. अब मेन स्कूल्स ऑफ फंक्शनलिज्म आपके मेलिनोवस्की फंक्शनलिज्म है और रेडक्लिफ ब्राउन के अंदर जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म है. एंड दैट इज वाई आपके यूपीएससी सिलेबस के अंदर ये दोनों ही मेंशन है, बिकॉज दे वर द मेजर और द मेन स्कूल ऑफ थॉट अंडर द फंक्शनलिज्म स्कूल, राइट. तो ये कंफ्यूजन भी दूर हो गया कि यूपीएससी ने इन्हीं दोनों को क्यों चुना, बिकॉज दे वर द मेन, राइट. देन ये जो दोनों ब्रिटिश सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, ऑफकोर्स मेलिनोवस्की एंड रेडक्लिफ ब्राउन बोथ वेर ब्रिटिशर्स. और ये जो दोनों आप कह सकते हैं सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, they championed functionalist theory in the first half of the 20th century. And although both functionalist, Malinowski theory focuses on how culture meets the needs of the individual, while Redcliffe Brown theory, known as structural functionalism, focuses on how culture meets the need of society. अब इन दोनों ने फंक्शनलिज्म पे ही काम किया है, लेकिन जो दोनों का फोकस एरिया है वो डिफरेंट है. We will see how it is different. Let's understand with the help of an example. सबसे पहले अगर हम मैरिज की बात कर लेते हैं, ठीक है, मैरिज का एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं. तो मेलिनोवस्की के हिसाब से मैरिज का पर्पस ये हो सकता है दैट इट मे बी सेटिस्फाइंग द सेक्सुअल और द बायोलॉजिकल नीड ऑफ अ इंडिविजुअल. लेकिन रेडक्लिफ ब्राउन के जो व्यू पॉइंट्स हैं, जो कि कल्चर मीट्स द नीड ऑफ सोसाइटी, अगर इसकी बात करें तो उनके हिसाब से इसकी इंटरप्रिटेशन ये हो सकती है कि मैरिज put across a kind of in rules or regulations, or it maintain the discipline in the society related to the sexual relationship. ठीक है, so these are the two different viewpoints of the same thing related to the society and individual, right. दूसरा एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहें तो आप फ्यूनरल का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं. अगर हम फ्यूनरल की बात करें तो अगर फ्यूनरल के हिसाब मतलब फ्यूनरल का पर्पस मेलिनोवस्की के हिसाब से ये हो सकता है इट सेटिस्फाई द साइकोलॉजिकल नीड ऑफ द इंडिविजुअल. लेकिन रेडक्लिफ ब्राउन का ये मानना है इसके केस में, फ्यूनरल के केस में, दैट इट ब्रिंग्स दी सॉलिडारिटी इन दी सोसाइटी. ठीक है, आई होप यू आर बेटर एबल टू विजुअलाइज इट एंड डिफरेंशिएट इट कि ये दोनों फंक्शनलिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन दोनों के व्यू पॉइंट्स कैसे अलग अलग है. तो ये जो मेलिनोवस्की का व्यू पॉइंट है इसको सिंपली आप फंक्शनलिज्म से डिनोट कर सकते हैं, दैट इज वाई ही इज नोन एज द फंक्शनलिस्ट, एंड द रेडक्लिफ ब्राउन यू कैन डिनोट एज द स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट. ठीक है, और दोनों के व्यू पॉइंट्स में क्या डिफरेंस था, आई हैव ऑल्सो समराइज्ड इट कि मेजर एजम्पशंस क्या क्या है दोनों के. मेलिनोवस्की का अंडरस्टैंड हाउ कल्चर वर्क फॉर द वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल, और रेडक्लिफ ब्राउन का डिटरमाइन हाउ कल्चरल एलिमेंट फंक्शन फॉर द वेलबींग ऑफ द सोसाइटी. ठीक है, आप एग्जाम्पल से याद रखेंगे, कभी नहीं भूलने वाले. देन जिन लोगों को ये जानना है कि ये जो पर्टिकुलर जितने भी हमने अभी थ्योरिस्ट के नाम देखे ये किस किस कैटेगरीज के अंदर आते हैं, ऑल्दो ये यूपीएससी में डायरेक्टली ऐसा कुछ मेंशन है नहीं, बट इवन तो यू कैन सी जो मैंने भी बात करी कि ब्रिटिश स्कूल के अंदर ही आपके रेडक्लिफ ब्राउन आते हैं, एंड देन आपके मेलिनोवस्की भी आते हैं. ठीक है, और आपके अमेरिकन स्कूल के अंदर ये सारे आते हैं जिनमें से हमें एक भी नहीं पढ़ना है. और फ्रेंच स्कूल के अंदर आपके एमिली दुर्कम और लिविस स्ट्रॉस आते हैं. लिविस स्ट्रॉस अल्टीमेटली दुर्कम के आइडिया से बहुत इंस्पायर्ड थे, बट विल स्टडी ओनली अबाउट द लिविस स्ट्रॉस. ठीक है, देन अब हम फंक्शनलिज्म के बारे में थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं. हमने ओवरव्यू देख लिया, हमने एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था वो जान लिया फंक्शनलिज्म के बारे में. अब मेलिनोवस्की ने क्या किया, क्या क्या थ्योरीज दी, क्या क्या अंडरस्टैंडिंग रही, उनके बारे में जान लेते हैं. तो ऑफकोर्स स्कूल is functionalism. Major assumption क्या था, understand how culture work for the well-being of the individual, that is the major assumption of this particular school. Advocate इसके मेलिनोवस्की ही थे, one and only मेलिनोवस्की. ठीक है, वो आपने लिख देना है. देन मेलिनोवस्की के बारे में आप थोड़ा बहुत जान ले, दैट वुड बी बेटर, दैट विल हेल्प यू इन राइटिंग हिज बायो. तो इनका पूरा नाम वॉज ब्रिनिस्लॉ कैस्पर मेलिनोवस्की, जिन्होंने बहुत सारी एथनोग्राफी और सोशल थ्योरीज दी थी एंड फील्ड रिसर्चेस भी किए थे, एंड वेर अ लॉन्ग लास्टिंग इन्फ्लुएंस ऑन द डिसिप्लिन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी. क्योंकि इन्होंने बहुत स्टडीज़ करी है, बहुत फील्ड वर्क करी है, दैट इज़ द कोर और द मेजर थिंग इन एंथ्रोपोलॉजी, एंड दैट इज़ वाई हिज कंट्रीब्यूशंस आर फेयर इनफ. So to write about functionalism, you can begin with about simpler definition, as it is mentioned that functionalism is a complex subtopic of cultural or socio-cultural anthropology, you can say. ठीक है, and encompassing many broad terms and definitions. Why complex subtopic? Because as you see, हमने अभी तक दो theorists के बारे में जाना, in brief of course, about Malinowski and Redcliffe Brown, और इनके अंदर ही हमें दो different school of thought देखने को मिल गए, right? इनके अलग अलग इंटरप्रिटेशंस देखने को मिल गए. देन यू कैन इमेजिन देयर वर वेरियस अदर थियरिस्ट दैट वी जस्ट सॉ, उनके भी अलग अलग इंटरप्रिटेशंस होंगे द फंक्शन ऑफ सोसाइटी को लेके. वो एक ही जगह कन्वर्ट ज़रूर होता होगा, बट मे बी वो वेरिड इंटरप्रिटेशन रहे होंगे. दैट इज़ वाई इट्स अ कॉम्प्लेक्स टॉपिक. आप इसको कोई एक प्रॉपर फंक्शन में डिफाइन नहीं कर सकते. इट्स नॉट
element in the periodic table, right? Then Malinowski, the founder of the functionalism, coined the basic strand of functionalism opposing evolutionism and historical particularism. ऑफ कोर्स ये हमने पहले भी देखा है, तो ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं द इंट्रोडक्टरी पार्ट. और इनके हिसाब से फंक्शनलिज्म क्या था, दैट इज रिटन आउट हियर, that human had set of universal biological need and that customs developed to fulfill those needs. And he has basically given an example that you can directly quote कि इनके जो दिए हुए examples है, although जो हम examples समझ रहे हैं वो आपकी understanding के लिए is well and good, बट इफ़ यू आर राइटिंग अबाउट सम एग्जाम्पल्स तो आप ये एग्जाम्पल को लिख सकते हैं जिसमें इन्होंने न्यूट्रिशन एक नीड है, एक इंडिविजुअल की नीड है, राइट? तो एक न्यूट्रिशन के पर्पस को सॉल्व करने के लिए मान लीजिए एक बच्चा है एंड दैट पर्टिकुलर चाइल्ड नीड सम काइंड ऑफ ए न्यूट्रिशन. वो न्यूट्रिशन उसको कहाँ से मिलेगा? खाने से मिलेगा. और वो खाना उसको कहाँ से मिलेगा? ज़रूर सम फार्मर मस्ट बी ग्रोइंग दैट. लेकिन उस फार्मर से इस बच्चे तक ये खाना पहुँचने के लिए देर आर वेरियस इंटरमीडिएटरीज. ये फार्मर हो सकता है उस जो भी अनाज वो उगा रहा है, ही हैज़ टू ट्रांसपोर्ट इट टू द मार्केट. मार्केट से हो सकता है इसके फैमिली के कुछ लोग उस मार्केट से खरीद के लाए, देन इट विल गेट कुक, देन द चाइल्ड विल कंज्यूम इट एंड अल्टीमेटली द इंटायर प्रोसेस विल बी सॉल्व, राइट? तो इसमें अलग अलग लोग अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं टू व्हाट? टू सेटिस्फाई द बेसिक नीड और द बायोलॉजिकल नीड दैट इज द न्यूट्रिशन ऑफ द चाइल्ड. ठीक है, सो दैट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल दैट यू कैन कोट इन द एग्जामिनेशन. देन इन्होंने और भी दूसरे एग्जाम्पल्स दिए थे, हम वो देख लेंगे. एंड अकॉर्डिंग टू हिम कल्चर इज इंस्ट्रूमेंटल एपरेटस फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स. ठीक है, और ड्यू टू हिज एम्फेसिस ऑन द बायोलॉजिकल नीड, Malinowski अप्रोच हिज फंक्शनलिज्म इज ऑल्सो नोन एज बायोकल्चरल फंक्शनलिज्म. क्योंकि इन्होंने बायोलॉजिकल नीड सेटिस्फैक्शन, चाहे वो मैरिज को लेके हो, मैरिज में भी इन्होंने बताया कि कैसे बायोलॉजिकल नीड सेटिस्फाई हो रही है, और उसी तरह से इन्होंने न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल को लेके भी जो बात करी उसमें भी किसी ना किसी तरीके की आपकी नीड सेटिस्फैक्शन हो रही है जो कि बायोलॉजिकल ही है. दैट इज़ वाई समटाइम्स यू मे सी ये बायोकल्चरल फंक्शनलिज्म भी हम इनको बोलते हैं. एक और नाम से हम जानते हैं, वो हम आगे एग्जाम्पल जब देखेंगे उसके अंदर हम जान लेंगे. और Malinowski के व्यू पॉइंट है दैट एवरी एस्पेक्ट ऑफ कल्चर हैज़ अ फंक्शन एंड दे आर ऑल इंटरडिपेंडेंट एंड इंटररिलेटेड. तो इसको आप लेम एक कोई एग्जाम्पल से समझना चाहे, इवन इफ यू गेट सक्सेस इन सम एग्जामिनेशन, तो आपको एग्जामिनेशन में सक्सेस मिली तो अल्टीमेटली व्हाट आर द वेरियस पॉसिबल थिंग. एक तो आपका ये होगा कि आप उस एग्जाम के जरिए यू विल गेट इनटू सम पोजीशन, यू विल डू सर्टेन काइंड ऑफ एन वर्क दैट विल अल्टीमेटली सर्व द पर्पस मे बी फॉर द लार्जर गुड ऑफ सोसाइटी. चाहे वो यूपीएससी क्रैक करके आईएएस बनना हो, आईपीएस बनना हो, यू विल अल्टीमेटली गोना सर्व द सोसाइटी. और दूसरी तरफ यू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, ठीक है, तो हियर यू विल परफॉर्म योर ड्यूटी एंड ऑन द अदर हैंड आप बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करेंगे. मान लीजिए आपके एग्जाम क्लियर होते यू आर थ्रोइंग पार्टी फॉर योर फ्रेंड्स, ठीक है, तो आप अपने फ्रेंड्स के लिए पार्टी थ्रो कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली आप बहुत सारे जो एक कह सकते हैं सोशल और कल्चरल नीड्स है उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं कहीं ना कहीं. ठीक है, so that is also one of the core idea behind Malinowski saying that culture has a function and they all are interdependent and interrelated. ठीक है, देन Malinowski के इस फंक्शनलिज्म को साइकोलॉजिकल फंक्शनलिज्म भी कहते हैं. क्यों? बायोलॉजिकल तो हमने देख लिया, साइकोलॉजिकल भी इसलिए क्योंकि यहाँ पे इन्होंने इंडिविजुअल की नीड्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है. ठीक है, एक इंडिविजुअल की नीड क्या है, चाहे वो खाने को लेके हो, चाहे वो उसको अच्छा फील कराना हो, खुश होना हो, दुखी होना हो, किसी भी तरीके के फंक्शन, वो कहीं ना कहीं सोसाइटी के ऊपर डिपेंड करती है, इंटरलिंक्ड होती है, इंटरडिपेंडेंट होती है. दैट इज़ वाई इसको साइकोलॉजिकल फंक्शनलिज्म भी कहते हैं, क्योंकि आपने अपने फ्रेंड्स को पार्टी दी, उनकी एक नीड तो फुलफिल हो ही रही है दैट दे आर गेटिंग गुड फूड, बट दूसरा नीड ये भी है दैट दे आर फीलिंग हैप्पी इलेटेड बिकॉज देयर फ्रेंड्स गॉट सिलेक्टेड, राइट? तो कहीं ना कहीं उनको खुश करने में भी इस पर्टिकुलर जो आप कह सकते हैं पूरा का पूरा एक इंटरलिंकेज है. ठीक है, दैट इज वाई इट इज नोन एज द साइकोलॉजिकल फंक्शन ऑल्सो. और इन्होंने इंजन का भी एक एग्जाम्पल दिया था. इंजन के एग्जाम्पल से भी आप समझ सकते हैं इंजन को मूव कराने के लिए every part has some particular certain functions to play, जो कि हमने सेल के एग्जाम्पल में भी देखा था. सेम गोज विथ इट ओनली. ठीक है, देन ये आप जो भी हमने अभी तक समझा है उसको इस तरह से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं लाइक Malinowski का जो फंक्शनलिज्म है, बायोलॉजिकल नीड इसके वजह से आपके बायोकल्चरल फंक्शनलिज्म, और इंडिविजुअल नीड इसके वजह से आपके ये साइकोलॉजिकल फंक्शनलिज्म. ठीक है, then Malinowski says a functionless culture trait would not survive. यानी कि किसी भी कल्चरल ट्रेट का अगर कोई फंक्शन ना बचा हो तो वो ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं करता है. इवन फॉर एग्जाम्पल आप जनरल डे टू डे लाइफ में भी बात करें
तो आपके घर में कोई चीज़ है विच हैज़ नो यूज़ और विच इज़ यूजलेस राइट नाउ, अगर मान लीजिए कोई मशीन पड़ी हुई है वो काम नहीं करती है, तो अल्टीमेटली आप उसको एक दिन कबाड़ी वाले को दे देंगे, उसका काम खत्म हो जाएगा। वैसे ही सोसाइटी में भी बहुत सारे कल्चरल ट्रेड्स होते हैं। इवन इफ़ यू कैन से, अगर हम सती प्रथा की बात करें तो सती प्रथा भी एक उस टाइप का कोई पर्पस सोसाइटी के अंदर सॉल्व नहीं करी थी एज पर दी यू कैन से द इवॉल्विंग सोसाइटी। तो कहीं ना कहीं उसको ख़त्म होना ही था और अल्टीमेटली उसे ख़त्म कर दिया गया। सो दैट इज़ अनदर पॉइंट ऑफ डिस्कशन। बट हाँ, कोई भी कल्चरल ट्रेड जिसका कोई फंक्शन नहीं बचता वो ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं करती है। ठीक है, दैट वाज अकॉर्डिंग टू मेलिनोवस्की। और इन्होंने और एक भी ये भी चीज़ कही थी कि कोई भी जो सोशल सिस्टम होता है उसके अंदर अपने कुछ फंक्शंस होते हैं, कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ तरीके होते हैं जिस हिसाब से वो फंक्शन करता है। ठीक है, और अपने फंक्शन को परफॉर्म करता है। तो अगर आपको ये चार्टर बनाना हो तो आप इस तरीके से ड्रॉ भी कर सकते हैं कि कुछ नॉर्म्स होते हैं और वो एक्टिविटीज़ देन अल्टीमेटली फंक्शंस परफॉर्म करता है। मेलिनोवस्की ने एक थ्योरी ऑफ नीड भी दी थी। कभी कभी इसको भी हो सकता है कि डायरेक्टली क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए शॉर्ट आंसर्स राइट लिखने के लिए। तो अगर आपको मेलिनोवस्की थ्योरी ऑफ नीड के बारे में बताना हो तो आप लिख सकते हैं कि जो कल्चरल ट्रेट्स है और जो कल्चरल इंस्टीट्यूशंस है दे आर ऑल मेंट फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स, यानी कि कोई ना कोई इनका फंक्शन ज़रूर होता है। जितने भी आपके कल्चरल इंस्टीट्यूशंस आप ले लीजिए, चाहे वो रिलीजन हो, आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो, सभी के कोई ना कोई फंक्शंस होते हैं। यू कैन इवन ड्रॉ सच अ चार्ट जो मेलिनोवस्की के इंटरप्रिटेशन के ऊपर ही बेस्ड है कि अगर मान लीजिए आपका रिप्रोडक्शन एज अ नीड की आप बात करें तो इसका कल्चरल रिस्पॉन्स आप किनशिप या मैरिज के टर्म्स में देखते हैं। बॉडीली कंफर्ट की अगर आप बात करें तो हाउसिंग, शेल्टर इसके अंदर आ जाएगा, सेफ्टी, प्रोटेक्शन इन सारी चीज़ों के अंदर आ जाएगा। देन मूवमेंट से आपका एक्टिविटीज़ निकल के आता है, ग्रोथ से ट्रेनिंग निकल के आता है, हेल्थ से हाइजीन निकल के आता है। इसी तरह के कल्चरल रिस्पॉन्स कि आपको इस बेसिक नीड को प्रोवाइड करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए किस तरह के कल्चरल रिस्पॉन्स की ज़रूरत होती है, राइट। जैसे कोविड-19 से बचने के लिए आपको एक प्रॉपर हैंड हाइजीन मेंटेन करनी है। तो ये तो बातें कई सालों पहले मेलिनोवस्की ने भी बता दी थी। ठीक है, तो डू फॉलो इट। देन ये जितने भी नीड्स है दे आर ऑल इंटर रिलेटेड इन वन वे और अनदर बिकॉज दे आर रिलेटेड टू द इंटायर ह्यूमैनिटी एज अ होल। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। एंड अकॉर्डिंग टू द फंक्शनल अप्रोच ऑफ कल्चर, इंस्टीट्यूशन ऑफ कल्चर ऑपरेट टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ इंडिविजुअल और सोसाइटी एज अ होल। तो ये तो हमने बार बार देखा हुआ। और मेलिनोवस्की की जो किताब है इसके बारे में आप याद रखिएगा। इस किताब का नाम है साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर। साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर में इन्होंने 3 लेवल और 3 नीड्स ऑफ द सोसाइटी के बारे में बात करी थी, जिसके बारे में ऑफ कोर्स अभी तक पढ़ते आए हैं, लेकिन अच्छी तरह से इन्होंने डिलीनिएट करके और डिस्टिंग्विश करके यहाँ पे बताया। तो आप एक बार देख लीजिए। तो बेसिकली इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। वन इज़ द प्राइमरी बेसिक या बायोलॉजिकल नीड आप बोल सकते हैं, दूसरा इंस्ट्रूमेंटल नीड और तीसरा इंटीग्रेटिव नीड। प्राइमरी नीड के अंदर अगर आप मैरिज लेते हैं, ठीक है, मैरिज एज अ प्राइमरी नीड जो कि आपके बहुत सारे बायोलॉजिकल फंक्शंस को सेटिस्फाई करता है, मैरिज, फैमिली, किनशिप, ये सारी चीज़ें। तो अगर आप मैरिज की बात करें तो मैरिज के होने के लिए, शादी होने के लिए देर आर सर्टन रिक्वायरमेंट्स जो फुलफिल करनी पड़ेगी। ठीक है, या फैमिली को चलाने के लिए देर आर सर्टन रिक्वायरमेंट जो फुलफिल होनी पड़ेगी। वो रिक्वायरमेंट्स क्या हो सकती हैं? वो रिक्वायरमेंट इकोनॉमिकल हो सकती हैं, एजुकेशनल हो सकती हैं, लीगल हो सकती हैं, पॉलिटिकल हो सकती हैं। तो बेसिकली ये जो सारे आपके इंस्ट्रूमेंटल नीड्स है दे हेल्प टू अचीव द प्राइमरी नीड। आप लीगल तौर पे मैरिज एज अ बेसिक नीड आप एक्वायर कर सकते हैं, राइट। वो ज़रूरी है आपको अपने मैरिज को रजिस्टर कराना। और अगर हम इकोनॉमिक नीड की बात करें, शादी तो हो गई लेकिन अगर आपके घर पे खाने के पैसे ही ना हो तो व्हाट विल यू डू? ठीक है, तो जाहिर सी बात है आपके इस प्राइमरी नीड को अचीव करने के लिए कहीं ना कहीं आपको इन इंस्ट्रूमेंटल नीड्स की काफ़ी ज़रूरत होती है। अब ये इंटीग्रेटिव नीड्स क्या होते हैं? इंटीग्रेटिव नीड्स इनसे भी एक आप कह सकते हैं हायर हायरार्की पे होते हैं। और इसके अंदर आपके मोरल्स, इथिक्स, लॉज, कस्टम्स, रिलीजन, ये सारे आएंगे। क्योंकि ये क्या हेल्प करते हैं? ये हेल्प करते हैं सोसाइटी को इंटीग्रेट करने के लिए। मैरिज एज अ फंक्शन क्यों ज़रूरी है, फैमिली का रोल क्यों इम्पोर्टेंट है, किनशिप का क्या रोल है, ये सारी हम डिराइव कैसे करते हैं अपने वैल्यू सिस्टम्स पे, अपने मोरल्स के ऊपर, लॉज के ऊपर बेस करके। दैट इज़ वाई दे आर दी इंटीग्रेटिव नीड्स। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए अबाउट दी Malinowski 3 levels of the need of society, you can write along with the name of the book that he has written. ठीक है, then the theory of needs provide a framework for the functional analysis of the relation among the biological, psychological and the cultural aspect. How it provides a functional analysis कि आप देख सकते हैं how these
three functions are kind of an interrelated to each other, right? जो Malinowski ने पहले भी बात करी थी that every function is kind of an interrelated, जिस तरह से आपके body के organs या cell के different functions perform करते हैं to for the smoother functioning, उसी तरीके से ये जो आपके culture के various aspects है ये भी synchronization में काम करते हैं. This is the functional analysis. So depending upon question हो सकता है आपसे थोड़ा घुमा के पूछ लिया जाए, तो in that case also you should be better well prepared for it. ठीक है. और मेलेनोस्की ने काफ़ी फील्ड वर्क स्टडीज़ भी करी थी. जब हम मेथडोलॉजी पढ़ेंगे उस टाइम पे भी हम देख लेंगे कि इन्होंने कैसे फील्ड वर्क करा था, और ही समवॉट लाइक नोन एज द फादर ऑफ फील्ड वर्क ऑल्सो. उसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ लेंगे. ठीक है. लेकिन उसके पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जो इन्होंने अपने फील्ड वर्क के दौरान दिए थे, जिसके अंदर इन्होंने जो ये सोसाइटी की वेरियस नीड, सेटिस्फैक्शन और इंटरलिंकेजेस, इसके बारे में बात की थी. मेलेनोस्की ने ट्रोबराइड आइलैंडर्स, आपको शायद याद होगा जब हमने कुला रिंग के बारे में बात करी थी, तो दैट वाज बेसिकली गिवन बाय मेलेनोस्की ड्यूरिंग हिज स्टडीज, राइट. तो इसके अंदर इन्होंने ये देखा कि जो मैजिक रिचुअल्स होते हैं ऑफ द ट्राइब्स, दिस ट्रोबराइड आइलैंडर्स, विच दे यूज्ड व्हेन फिशिंग, लीडिंग हिम टू स्टडी द इंटायर सोशल एंड द इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ द कम्युनिटी. हमने ये मैजिक रिचुअल जो उनकी फिशिंग से रिलेटेड था, उनके जो कैनॉय थे वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और उसके अंदर वो क्या कुछ मैजिक रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं सो टू सेव देम फ्रॉम दी स्ट्रॉमी वेदर, ये भी हमने स्टडी करा था ड्यूरिंग द रिलीजन चैप्टर, राइट. तो वही सारे एग्जाम्पल्स उन्होंने यहाँ पे भी कोट किया है. बेसिकली वो आप एक तरह से एक्सटेंशन ही मान सकते हैं उस चीज़ों का. तो उनकी जो स्टडी थी ट्रोबराइड आइलैंड में, मेलेनोस्की ने थ्योराइज किया था कुला रिंग, जो कि हमने पढ़ा हुआ था, जिसके अंदर इकोनॉमिक एक्सचेंज होता है बिटवीन द आइलैंडर्स, और कैसे वो नेकलेस क्लॉकवाइज और आर्म शेल्स को एंटी क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज एक्सचेंज करते हैं. हमने वो भी देखा हुआ था. जिन्होंने नहीं देखा हुआ है वो इकोनॉमिक वाले लेक्चर में जाके इसको डिटेल में देख भी सकते हैं. ठीक है. And this exchange highlighted Malinowski, the proposal indefinitely in the society is filled with the individual operating in their own way to have fully functional society. कैसे हर एक इंडिविजुअल अपना अपना जो एक पर्टिकुलर रोल है वो प्ले करता है ताकि सोसाइटी एक सिंक्रोनाइजेशन में चलती रहे कहीं ना कहीं. ठीक है. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स भी आप मेंशन कर सकते हैं और आप इसको केस स्टडी के तौर पे भी लिख सकते हैं बेसिकली. ठीक है. तो दैट विल ऑल्सो वर्क. और मेलेनोस्की ने सोसाइटी को एज एन ऑर्गेनिज्म भी माना था. तो ये भी आपको एक सेंटेंस बना के दिया जा सकता है. ऑल्दो हम अब कुछ नया नहीं पढ़ रहे फंक्शनलिज्म के बारे में, वही सारी चीज़ों का रिपीटेशन ही देख रहे हैं और अलग अलग व्यू पॉइंट्स हम मेलेनोस्की के ही देख रहे हैं कि इन्होंने और क्या क्या व्यू पॉइंट्स प्रेजेंट किए थे. ऑल्दो फंक्शनलिज्म के बारे में जो आपको एज अ होल जानना था वो आप ऑलरेडी जान चुके हैं. तो इन्होंने ये ऑर्गेनिज्म वाला कंसेप्ट बोरो किया था किससे? दुर्कम से, फॉर ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी, कि ये जो पूरी की पूरी सोसाइटी है ये एक तरह की ऑर्गेनिज्म की जैसी है जिसमें ऑर्गेनिज्म के जो अलग अलग फंक्शंस होते हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं ताकि जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो एक तरीके से चल सके और अच्छे तरीके से चल सके. अब इनके अप्रोचेस टू स्टडी रिलीजन के बारे में भी मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो रिलीजन को स्टडी करने का अप्रोच भी था वो भी फंक्शनलिस्ट अप्रोच था बाय दी मेलेनोस्की. और हमने ये थोड़ा बहुत रिलीजन में कवर किया हुआ है, बट अगेन आई एम रिपीटिंग इट फॉर यू. तो इनका जो बेसिक अजम्पशन था ऑफ द फंक्शनल अप्रोच टू द रिलीजन इज दैट द यूनिवर्सली फाउंड बिकॉज इट इज़ इन्वाइटेड फंक्शन इन मेंटेनिंग द सोशल सिस्टम एज अ होल. यानी इनका ये मानना था फंक्शनलिस्ट का कि आपके जो रिलीजन की फंक्शंस होती है और रिलीजन का जो एक इम्पॉर्टेंस होता है वो इसलिए होता है बिकॉज ये एक सोशल सिस्टम को और सोशल सोलिडारिटी मेंटेन करने में मदद करता है. एंड द मेन पर्सपेक्टिव इज दैट रिलीजन कॉन्ट्रीब्यूट टू द नीड्स ऑफ द फुलफिलमेंट ऑफ सोशल ऑर्डर, स्टेबिलिटी इन द सोशल ऑर्डर. मतलब आपके सोशल ऑर्डर को मेंटेन करता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रिलीजन भी होते हैं जहाँ हमने पहले भी बात करी हुई है कि उनके रिलीजन का एक एस्पेक्ट होता है कि जो लोग अंडर प्रिविलेज्ड है उनको खाना खिलाना, लोगों की मदद करना. तो कहीं ना कहीं एक सोसाइटी को आप कह सकते हैं सोसाइटी की नीड्स को फुलफिल करने में वो मदद कर रहा है, क्योंकि उसकी बायोलॉजिकल नीड क्या है, एक इंडिविजुअल की नीड क्या है. एक इंडिविजुअल का नीड जो सबसे बेसिक नीड है दैट इज द फूड, और कहीं ना कहीं उसको फूड नहीं मिल पा रहा है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस रिलीजन एज अ फंक्शन द पर्सन इज बीइंग एबल टू गेट द फूड. एंड दैट इज हाउ द सोशल ऑर्डर इज मेंटेन, दैट इज हाउ द स्टेबिलिटी इज मेंटेन. ये आप इस तरीके से इंटरलिंकेज करके इसको देख सकते हैं. And religion is part of society and it is common to the group belief and belief acquired by all individuals in that group. And this common belief through common ritual enhances the cohesion, solidarity in the group, promoting fulfilling social order and stability. Of course, आप जब एक religion की बात करते हैं तो एक religion के लोग के जो विचार होंगे, their viewpoints will be kind of in synchronization will be same.
अब इन्होंने कुछ और एग्जाम्पल्स भी दिए थे अपने स्टडी के ऊपर बेस्ड। इन्होंने टोटम के ऊपर भी, टोटमिज्म के ऊपर बात की थी, हमने वो भी डिस्कस करा हुआ है इफ़ यू रिमेंबर। तो इन्होंने टोटम का एग्जाम्पल लेके बताया था कि जिस भी सोसाइटी में टोटम को एज अ सेक्रेड सिंबल माना जाता है, आपको पता होगा टोटम ये एक एनिमल भी हो सकता है, एक प्लांट भी हो सकता है। सो द पर्सन और द सोसाइटी और द कम्युनिटी कंसिडर इट टू बी वेरी सेक्रेड, और वो उसको एक तरह से आप कह सकते हैं उसको वर्कशिप करते हैं। और उसको ऑस्ट्रेलियन एबॉर्जिनीज के केस में हमने देखा था कि वो उसको खाते भी नहीं है, वो उसकी रक्षा करते हैं, दे ट्राई एंड सेव देम। तो इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ था, ठीक है, कि उस टोटम की वजह से वो कुछ स्पीसीज को, कुछ प्लांट स्पीसीज या एनिमल स्पीसीज को भी सेव करते थे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैलिनोवस्की ने ये बताया था कि जो सोसाइटीज टोटम को सेक्रेड कंसीडर करती हैं, ठीक है, एज अ सोसाइटी सिंबल, द पीपल ऑफ द ग्रुप रेगुलरली गैदर फॉर अ कॉमन रिचुअल एंड शेयर बिलीव्स इन द टोटम, and this in turn form a band of cohesion and solidarity leading to the strong social order. तो अल्टीमेटली ये जितने भी रिलीजन बिलीफ सिस्टम्स हैं, ये रिलीजन बिलीफ सिस्टम्स क्या कर रहे हैं, दे आर हेल्पिंग इन मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर। और सोशल ऑर्डर मेंटेन रहेगा तो इंडिविजुअल की जो नीड्स है वो फुलफिल होती रहेंगी, ठीक है, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, और जो कि आपके फंक्शनलिस्ट का एक मेजर आइडिया कहता है, ठीक है। एंड दूसरा एक इन्होंने सिचुएशन बताई थी अबाउट दी ट्रोबेडाइन आइलैंडर्स। इसमें इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो उनके मेजर इवेंट्स होते हैं, लाइफ इवेंट्स होते हैं सराउंडेड बाय रिलीजन रिचुअल, दैट आर बीइंग मोस्ट ट्रोमैटिक। और इस ट्रोमैटिज्म को आप कह सकते हैं सब्सिडाइज करने के लिए, जो हमने फिनरल वाला एग्जाम्पल लिया था, कि जहाँ इनका मानना था कि एक साइकोलॉजिकल रोल प्ले करती है सोसाइटी, एक इंडिविजुअल की साइकोलॉजी को आप कह सकते हैं, उसके जो साइकोलॉजिकली ट्रॉमा होती है विद द डेथ ऑफ समवन, समवन नियर एंड डियर वन, तो उसको सब्सिडाइज करने में सोसाइटी मदद करती है। तो दैट वाज आल्सो अ फंक्शन, आप इसको साइकोलॉजिकल फंक्शन के तौर पे ले सकते हैं, ठीक है, एंड दैट इज हाउ यू कैन राइट इट। और ये दोनों ही जो केसेस थे, इन केसेस में इट शोड अ लीड टू द फुलफिलमेंट मेथड टू ब्रिंग सॉलिडारिटी, सोशल ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी। तो दीज आर सम केस स्टडीज दैट यू कैन मेंशन इफ यू आर राइटिंग अबाउट इट, ठीक है। अब हम इनकी मेथडोलॉजी के बारे में देख लेते हैं कि किस तरीके से फंक्शनलिस्ट आई मीन लाइक मेलिनोवस्की ने स्टडीज़ करी थी और ये सारे कंक्लूजन्स दिए थे। तो इन्होंने बेसिकली फील्ड वर्क करा था, और इन्होंने काफ़ी इन डेप्थ फील्ड वर्क करा, एंड दैट इज़ व्हाई ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ फील्ड वर्क। और इनकी जो एथनोग्राफिक स्टडीज़ है, एर्गोनॉट्स, एर्गोनॉट्स को आप याद रखेंगे, ये वेस्टर्न पैसिफिक में आपको देखने को मिलेंगे। और इस वेस्टर्न पैसिफिक ट्राइब्स के ऊपर ही उन्होंने किताब लिखी थी, जिसका नाम भी एर्गोनॉट्स ही था। और ये बेस्ड किसके ऊपर था, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड था। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब है, कि आप उन लोगों के बीच रह रहे हो, उनके साथ उठना बैठना खाना पीना कर रहे हो, दैट इज हाउ यू आर ऑब्जर्विंग देम and then concluding the things. And if you see, it has a very contrasting feature compared to the evolutionist. एवोल्यूशनिस्ट जो किया करते थे उसमें ये बहुत कॉन्ट्रास्टिंग है, कहीं ना कहीं ये आपको डिफ्यूजनिस्ट के कुछ थ्योरीज से मिलता जुलता लगेगा, जहाँ पे उन्होंने फील्ड वर्क करा था। बट मेजॉरिटी ऑफ केसेस में आपको ये देखने को मिलेगा, लाइक फ्रांसिस बॉयज़ ने भी फील्ड स्टडी काफ़ी करी थी। और जैसे जेम्स फ्रेजर और उनके टाइप के जितने भी एवोल्यूशनिस्ट थे, उन्होंने आप कह सकते हैं फील्ड वर्क तो करा ही नहीं, दे वर मोस्टली रिलाइंग अपॉन दी ट्रेवलॉग्स और जो क्वेश्चनर्स वो बना के भेजते थे। बट मेलिनोवस्की ने पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन पे काफ़ी फोकस किया था। और इन्होंने जो ये आर्गोनॉट किताब है, इसके फर्स्ट चैप्टर में मेलिनोवस्की रेल अगेंस्ट अर्लियर अकाउंट ऑफ द नेटिव लाइफ्स फॉर बीइंग एथिक बेस्ड ऑन द आउटसाइडर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन स्ट्रिक्टली एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव। अब ये एथिक का क्या मतलब है, एथिक का ये मतलब होता है कि आप एज एन आउटसाइडर अपना व्यू पॉइंट प्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। और इमिक जो होता है, इसका मतलब जस्ट उल्टा होता है, जब एज एन इनसाइडर आप अपना व्यू पॉइंट देते हो। तो आप इसको अगर आप कंपेयर करें, यहाँ पे जो इमिक अप्रोच होता है दैट इज द इंटरनल और द इनसाइडर अप्रोच, और जो एथिक होता है उसमें आप पर्सपेक्टिव या एज एन ऑब्जर्वर अप्रोच या एक्सटर्नल अप्रोच, आप कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। इसके केस में आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। सो ये इनका मेजर आइडिया था कि आप जो सोसाइटीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आप पार्टिसिपेटेड ऑब्जर्वेशन की तरह के उसको देखें। और अगर आप पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट सम इमिक पर्सपेक्टिव, ठीक है, दैट वुड बी फोकस्ड ऑन द इंडिजीनियस एंड द इंटरनल पर्सपेक्टिव ऑफ द इंडिविजुअल विद इन द कल्चर, कि आप कल्चर को उनके आप कह सकते हैं एक टाइप ऑफ एम्पैथी यू विल बी एबल टू क्रिएट, एंड दैट इज हाउ you are able to get more out of it. That was his
overall idea regarding this, right? Then, if some of you have seen this picture, this iconic picture before, then that is well and good. That means आप anthropology में एक step आगे चल रहे हैं. That is why like you are kind of in exploring things on your own. That is good. नहीं भी देखा है कोई बात नहीं. So ये जो पिक्चर है इसमें आप देख सकते हैं how he is like sitting along with the tribes and kind of enjoying things. ये ऑब्जर्व भी कर रहा है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन आप इसी को कह सकते हैं. और इन्होंने 3 मेन हेडिंग में ग्रुप किया था. किसी भी मेथड जो आप फील्ड वर्क कर रहे हैं उसमें 3 तरीके के इन्होंने बताए थे गोल्स. बेसिकली आप जा रहे हो तो आप पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करने जा रहे हो. दैट डजंट मीन दैट यू शुड जस्ट गो एंड you just keep on observing the thing without keeping any goal in your mind, right? तो इन्होंने कुछ goals बताए थे और वो goals क्या क्या थे that should be applicable. One was कि जो भी anthropologist field work conduct कर रहा है they should have a scientific goals and values. Scientific goals and values का ये मतलब है कि कुछ value systems होते हैं whenever you are doing research work और आप कुछ कर रहे होते हैं. जब आप आगे के 8th टॉपिक जो है उसमें आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी आपको पता चलेगा कुछ रिसर्च वर्क के भी अपने एथिक्स होते हैं. कुछ ऑब्जर्वेशन आप कर रहे हैं या कुछ क्वेश्चनर्स भी होते हैं, उनके भी अपने कुछ वैल्यू सिस्टम्स होते हैं दैट यू नीड टू एडहर टू एंड फॉलो. तो वो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज हो सकता है आप जिस पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के लिए जिस पर्टिकुलर जगह पे गए हो देयर कल्चर माइट बी वेरी एलियन टू यू. ठीक है, आपको बिल्कुल अच्छा ना लगे बट यू नीड नॉट टू रेज योर वॉइस देन. बिकॉज आप वहाँ ऑब्जर्व करने के लिए गए हो चीज़ें, आप वहाँ पे एक्टिविस्ट बन के नहीं गए हो कि मैं ये तो बदल दूंगा. इफ़ यू सी कि वहाँ पे कुछ गलत हो रहा है कुछ उनके कल्चर के हिसाब से दैट यू फील कि वो आपके कल्चर से मैच नहीं कर रहा और कुछ गलत हो रहा है, यू नीड नॉट टू रेज योर वॉइस, यू जस्ट नीड टू ऑब्जर्व. ठीक है. Secondly, the best and the perhaps the only way to competently study another culture is to actually live in it. Of course, आप वहाँ जाके उनके साथ रहे, चीज़ों को देखे समझे. And the third, a researcher must apply a number of special methods of collecting, manipulating and fixing his evidences. तो ये सारी चीज़ें जब आप पढ़ेंगे ना रिसर्च मेथडोलॉजीज वगैरह उसमें भी आपको मिलेगा. बट ओवरऑल आप एक मेन गोल्स जो इन्होंने दिए थे अपनी किताब के अंदर दैट इज आर्गुमेंट्स वो याद रख सकते हैं. और 3 स्टेप्स भी उन्होंने दिए थे. वो तो गोल्स हो गए. अब स्टेप्स की अगर हम बात कर ले तो 3 स्टेप्स क्या क्या थे. सबसे पहला तो ये डिस्क्राइब एंड डिटेल द स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी कि वो सोसाइटी किस तरीके से है. तो इसको इन्होंने ह्यूमन बॉडी से पूरी तरह से कंपेयर करके बताया था. आप भी उसी तरह याद रखेंगे तो याद रहेगा कि जो सोसाइटी है सोसाइटी को इन्होंने एक ह्यूमन स्कल की तरह बता दिया. मान लीजिए ये स्कल है सपोज. ठीक है. एंड फिल द वे इन विच द स्ट्रक्चर इज इनहेबिटेड बाय द इंडिविजुअल लिव्स विद इन द कल्चर दैट इज फ्लैश एंड ब्लड. तो उसमें जिस तरीके के लोग रहते हैं वो उसके फ्लैश एंड ब्लड हो गए. मतलब ये पूरा का पूरा एक सोसाइटी है. सोसाइटी में रहने वाले लोग इसके फ्लैश एंड ब्लड है. ठीक है. एंड थ्रू एग्जैक्ट ट्रांसक्रिप्शन गिव एन अकाउंट ऑफ हाउ इट फील्स टू लिव विद दैट लाइफ. और आप जब जो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेंट वहाँ पे रह रहा है वो एक बार आप कह सकते हैं विल डिफाइन एज अ स्पिरिट. ठीक है. क्योंकि स्पिरिट को आप देख नहीं सकते बट स्पिरिट ऑलवेज एग्जिस्ट आउट देयर और उसकी अपनी सिग्निफिकेंस और इम्पॉर्टेंस होती है. तो इसी तरह से इन्होंने इन तीनों चीज़ को डिफाइन कर दिया था विथ स्केलेटन, फ्लैश एंड ब्लड एंड स्पिरिट. ठीक है. देन प्रायर टू मेलानोवस्की जो कि आपका फंक्शनलिस्ट मूवमेंट था एंथ्रोपोलॉजी वाज डन फ्रॉम अ डिस्टेंस. ठीक है. एंथ्रोपोलॉजी में लोग इतना पास जाके लोगों को स्टडी करना was not the culture, and his theories and methods showed how a true researcher cannot hope to understand a culture and its individual without learning the language and giving the life of the subject. See, the question can be asked in a manner कि आपको मेलानोवस्की का कंट्रीब्यूशन बताना है एंथ्रोपोलॉजी में तो ये सारी चीज़ें आपको बेसिकली वहाँ पे मेंशन करनी है. ठीक है. जब आपसे कंट्रीब्यूशन के बारे में पूछा जा रहा है कि इन्होंने एंथ्रोपोलॉजी में एक फील्ड वर्क अप्रोच लाया जिसके अंदर इन्होंने पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन को बढ़ावा दिया, इन्होंने क्या क्या गोल्स दिए, इन्होंने क्या क्या स्टेप्स बताए, दैट इज ऑल द थिंग्स दैट यू नीड टू मेंशन. ठीक है. जब भी आप इनके कंट्रीब्यूशन रिलेटेड टू फील्ड वर्क के बारे में लिख रहे हैं. सो दैट इज हाउ ही शोड द इंटायर थिंग. देन अब हम देख लेते हैं डिक्लाइन ऑफ फंक्शनलिज्म क्यों हुआ. क्योंकि अभी तक जो हमने फंक्शनलिज्म की चीज़ें देखी कहीं ना कहीं आप उससे रिलेट कर पा रहे हो, कहीं ना कहीं चीज़ें आपको लग रही हो कि दिस इज गोइंग द एग्जैक्ट वे जैसा कि जनरली आपको सोसाइटी में देखने को मिलता है. लेकिन ये जो अप्रोच है इसमें भी कहीं ना कहीं ऑफकोर्स कुछ फ्लॉज होंगे, हम वो देखेंगे क्या है. और इसका डिक्लाइन भी हुआ और डिक्लाइन कब हुआ वो भी हम देख लेते हैं. जो फंक्शनलिज्म है ये आपके 1940s और 50s के दौरान
काफ़ी पीक पर था, मतलब मेलानोवस्की ने काफ़ी सारे उस टाइम पे स्टडीज़ किए थे, बहुत सारी फाइंडिंग्स दी थी, दैट वाज बीइंग एग्रीड अपॉन बाय वेरियस ऑफ हिज फेलोज एंड हिज स्टूडेंट्स एंड ऑल। लेकिन 1960s तक जाते जाते, यानी कि आप देख सकते हैं 20 साल तक चला, और फिर 1960s तक आते आते देयर वाज अ रैपिड डिक्लाइन इन इट्स इन्फ्लुएंस। अब ये डिक्लाइन क्यों हुआ वो भी हम देख लेंगे। एंड द प्लेस ऑफ फंक्शनलिज्म वाज टेकन अप बाय मोर competitive oriented approach that was arising in Europe, ठीक है। एंड रिसेंटली द प्लेस ऑफ फंक्शनलिज्म वाज टेकन अप बाय स्ट्रक्चरलिज्म, जो कि हम स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में जब पढ़ेंगे, जहाँ पे आपके लेवी स्ट्रॉस के बारे में हम जानेंगे, तो बेसिकली फंक्शनलिज्म रिप्लेस होने लगा धीरे धीरे स्ट्रक्चरलिज्म अप्रोच से। एंड ऑल्दो द फंक्शनलिस्ट थीम्स बिकम एब्सेंट फ्रॉम द imperial sociology, certain functionalist idea could be still seen in the idea of part of society that are independent if a part change and others also change, ठीक है। और इसके criticisms भी क्या क्या थे हम वो थोड़ा देख लेते हैं। If you have to summarize the criticism for the functionalism given by Malinowski, तो सबसे पहले तो ये होगा कि इन्होंने एक बहुत ideal व्यू पॉइंट रखा था रिगार्डिंग दी सोसाइटी, एक हारमोनियस व्यू था इनका। अगर आप एग्जाम्पल, जो कि हमने अभी मैरिज को लेके काफ़ी सारी चीज़ें देखी हैं, तो इन्होंने मैरिज के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। इट मे नॉट बी कि मैरिज का जो सर्टन फंक्शन है, चाहे वो बायोलॉजिकल हो या प्रोटेक्टिव हो या दूसरी और चीज़ें हों, वो परफॉर्म करे ही करे। ये अलग अलग कल्चर्स में, जैसे कि हमने मैरिज में भी देखा है, देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस। अगर आप नायर मैरिज की बात करें, तो नायर मैरिज शायद कहीं ना कहीं एक मैरिज की डेफिनेशन में फिट नहीं बैठता है, उस तरीके से वो जो सोसाइटी की जो नीड है उसको कहीं पे फुलफिल नहीं करा है, ऑल द नीड्स ऑफ द सोसाइटी दैट वी टॉक अबाउट। तो कहीं ना कहीं ये जो सारे फ्लॉज थे वो कंसीडर नहीं किए गए थे फंक्शनलिज्म में, और इन्होंने रेस, जेंडर, क्लास, ये जितने भी कन्फ्लिक्ट वाले इश्यूज हो सकते हैं इस पे भी कुछ बात नहीं की थी। और इकोलॉजिकल फैक्टर्स भी कंसीडर नहीं किए गए थे। हो सकता है जो अलग अलग आप सोसाइटीज़ की बात कर रहे हो, उस अलग अलग सोसाइटीज़ में अलग वेरियस इकोलॉजीज एग्जिस्ट करती हो, वहाँ पे आपके सर्टन चेंजेस हो जो उनको अडॉप्ट करने पड़े, दैट मे हैव अ डिवियंस फ्रॉम दी सोशल, आप कह सकते हैं जो एक जनरल सोशल ऑर्डर होता है उससे कहीं हट के जाना पड़े। जैसे हमने एग्जाम्पल कहीं देखा हुआ था जहाँ पे आपने पढ़ा था कि जो इन्यूएट्स होते हैं दे परफॉर्म फीमेल इन्फेंटिसाइड, ठीक है, कल्चरल रिलेटिविज्म के टर्म्स में हमने देखा था। तो उसके अंदर भी उनके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो थी दैट वाज नॉट बीइंग हैंडल्ड प्रॉपरली अंडर दी Malinowski's functionalisms, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं if you have to write about the criticism. Now talking about structural functionalism by Redcliffe Brown. तो इनका जो मेजर assumption था हमने पहले भी देखा हुआ है, that how culture meets the need of society. Malinowski के केस में यहाँ पे कौन थे? इंडिविजुअल थे। और रेडक्लिफ ब्राउन के केस में यहाँ पे कौन है? देयर इज सोसाइटी। और मेजर एडवोकेट ऑफ कोर्स इसके आपको रेडक्लिफ ब्राउन ही मिलेंगे, ऑल्दो इवन प्रिचर्ड ने भी कुछ कंट्रीब्यूशन दिया था, बट मेजरली एडवोकेट तो आपके फंक्शनलिज्म के यही कहलाएंगे। इनके बारे में ब्रीफ अगर आपको एक दो लाइन में बायो लिखना हो, तो ही वॉज एन इंग्लिश सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट who developed the theory of structural functionalism and co-adaptation. So अब हम एक इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं अबाउट स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, कि ये बेसिक कंसेप्ट क्या कहता है, सो दैट यू आर व्हेन यू आर राइटिंग इट इन योर आंसर आप एक कुछ प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में उसको प्रेजेंट कर पाए। बट बेसिकली, लेकिन अगर आपको मैं एग्जाम्पल के हेल्प से समझाने की कोशिश करूँ, तो अगेन आप वो सी सॉ वाला एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये सी सॉ वाला एग्जाम्पल आप ले लें, दो बच्चे मान लीजिए एक यहाँ पे खेल रहे हैं, तो इन दोनों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टू मेंटेन दी इक्विलिब्रियम, राइट। और इनमें से अगर दोनों ही अपने किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर हटते हैं, तो अल्टीमेटली ये कहीं ना कहीं टिल्ट हो जाएगा, या तो इधर या तो इधर। और यही आपके स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का कहना है कि जो वेरियस फंक्शंस होते हैं और जो वेरियस सोशल इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो अलग अलग तरीके के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं एज पर द कल्चर, एंड दैट इज़ हाउ मेंटेन द इक्विलिब्रियम ऑफ द सोसाइटी। तो ये एक सोसाइटी है, इसका इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा है, तो इस तरह से सोसाइटी की जो नीड है वो फुलफिल हो रही है, ठीक है। ये एक बेसिक आइडिया हो जाता है, और हम आगे एग्जाम्पल के हेल्प से भी देख लेंगे। और ये मेलानोवस्की के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए भी डिफरेंट था क्योंकि मेलानोवस्की में हमने देखा या तो बायोलॉजिकल या तो साइकोलॉजिकल, उनका दो आप कह सकते हैं पॉइंट ऑफ व्यू में ज़्यादा फोकस था। लेकिन जो आपके रेडक्लिफ ब्राउन है, इनका फोकस आपके बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पर नहीं था, ठीक है। एंड दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द डिफरेंसेस इन बिटवीन
दीज टू. और मेलिनोवस्की का आप यहाँ पे देख सकते हैं, रेडक्लिफ ब्राउन वॉज मोर फोकस ऑन दी सोशल स्ट्रक्चर रादर देन दी बायोलॉजिकल नीड. जो कि आपका मेन कंसर्न किसका था? मेलिनोवस्की के फंक्शनलिज्म का मेन कंसर्न था. तो कई बार आपको हो सकता है इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस को भी पूछ लिया जाए, तो यू शुड बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड विद दैट, क्योंकि अभी तक जो चीज़ें आपने पढ़ी है आप दोनों को डिफरेंशिएट करके लिख सकते हैं. देयर इज़ नथिंग न्यू इन टू इट. देन जो रेडक्लिफ ब्राउन है, इनके साथ साथ ई इवन प्रिचर्ड ने भी काफ़ी कंट्रीब्यूट किया था इन द फील्ड वर्क एंड द एनालिसिस ऑफ दिस स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म. तो इसीलिए ज़रूरी हो जाता है कि आप इनके बारे में भी, इवन प्रिचर्ड के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लें, ऑल्दो नॉट वेरी नेसेसरी, बट आई हैव इंक्लूडेड इट कि इन्होंने किन जगहों पे स्टडीज़ करी थी, क्या क्या स्टडीज़ करी थी, और इनका व्यू पॉइंट क्या कहता था. तो ही वॉज ऑल्सो एन ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट एज यू मे सी. और इनका जो फोकस था वो किनशिप के ऊपर, डिसेंट के ऊपर, और फैमिली ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमी, पॉलिटी, इंटरग्रुप रिलेशन, इन सभी चीज़ों पे था. ठीक है. और इनका ये मानना था कि जो सोसाइटीज़ हैं उन्हें हमें लोकल कम्युनिटीज़ के व्यू पॉइंट से, आप जिस भी सोसाइटी को एनालाइज कर रहे हो उनके व्यू पॉइंट से उनको एनालाइज करना चाहिए, ना कि प्री एग्जिस्टिंग आइडियाज़ के बेसिस पे. ठीक है. जो एक विक्टोरियन अप्रोच हमने एवोल्यूशनरी के क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म के केस में देखा था, वैसा नहीं होना चाहिए. प्री कंसीव्ड नोशंस नहीं होने चाहिए. देन इवन प्रिचर्ड स्टडीड प्राइमरली इन अफ्रीका. अफ्रीका में इन्होंने विच क्राफ्ट के ऊपर स्टडी करी थी. विच क्राफ्ट हमने रिलीजन में इसके बारे में पढ़ा हुआ, ये क्या होता है. तो विच क्राफ्ट के ऊपर इन्होंने स्टडी करा, और उसके ऊपर इन्होंने एक किताब भी लिखी थी विद द सेम नेम. एंड दिस बुक वॉज एनालाइजिंग ओवरव्यू एंड विच क्राफ्ट विद इन द एजेंडे सोसाइटी इन ईस्ट अफ्रीका. ठीक है. तो इतना डिटेल में वैसे आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप चाहे तो इसे रिलीजन वाले एग्जाम्पल में भी कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हैं. तो इन्होंने ये जो एजेंडे सोसाइटी के ऊपर स्टडी करी थी अबाउट द विच क्राफ्ट, इन्होंने माना कई पॉइंट ऑफ व्यू से वो काफ़ी रेशनल है, बिकॉज दैट्स ऑफ द पर्पस ऑफ देयर सोसाइटी. कुछ ना कुछ उनके सोसाइटीज़ के जो पर्पसेस हैं वो सॉल्व हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस विच क्राफ्ट, एंड दैट इज़ वाई इट वॉज काइंड ऑफ एन रेशनल थिंग और प्रैक्टिकल थिंग टू डू इट. और इन्होंने न्यूअर रीजन और न्यूअर रिलीजन, न्यूअर बेसिकली एक ट्राइब्स है, इनके ऊपर रिलीजन, किनशिप, मैरिज, इनके ऊपर भी काफ़ी स्टडीज़ करी थी. तो ये सारी चीज़ें अगर आपको इवन प्रिचर्ड के बारे में लिखने के लिए आ जाए तो आप मेंशन कर सकते हैं. ठीक है. देन हम वापस से रेडक्लिफ ब्राउन के ऊपर आ जाते हैं. तो रेडक्लिफ ब्राउन की जो किताब की नाम थी, दैट वाज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन दी प्रिमिटिव सोसाइटीज. इट एलैबोरेटेड ऑन द कंसेप्ट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन. तो ये एक आप एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लेंगे ना तो ज़्यादा बेटर होगा. सोसाइटी के जितने भी फंक्शंस होते हैं आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं, जो सोसाइटी का पर्पस को सॉल्व करते हैं. अब सोसाइटी का पर्पस क्या है? सोसाइटी का तो पर्पस ये है, ओवरऑल अगर इन जनरिक बात करें तो, कि आपका जो सोशल ऑर्डर है वो मेंटेन रहे. तो अगर मान लीजिए कि ये एक कोई बिजनेस है, ठीक है, यहाँ से हम शुरू करते हैं. दैट बिजनेसेस पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट. बिजनेस है वो गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रही है. अब गवर्नमेंट क्या कर रही है उन टैक्सेस से? गवर्नमेंट उन टैक्सेस से स्कूल सिस्टम को फंड कर रही है, यानी कि एजुकेशन प्रोवाइड करने में कहीं ना कहीं ये बिजनेस हेल्प कर रहा है किसको? गवर्नमेंट को. अब ये स्कूल क्या कर रही है? स्कूल एजुकेट कर रही है लोगों को ताकि उनको जॉब्स मिल सके. जॉब्स मिलेंगे तभी तो आगे चल के जो सारी नीड्स हैं वो फुलफिल हो पाएंगी. और ये जॉब क्या करता है? अलाउ पीपल टू स्पेंड मनी एट द लोकल बिजनेसेस. अल्टीमेटली ये फिर कहाँ जा रहा है पैसा? उसी बिजनेस में जा रहा है. जिस तरह से साइकिल चल रही है, यानी कि सोसाइटी फंक्शन कर रही है, और ये आपस में क्या है? इंटरडिपेंडेंट है. अब मान लीजिए बिजनेस गवर्नमेंट को टैक्स नहीं पे करती, तो गवर्नमेंट क्या स्कूल में दे पाती? और गवर्नमेंट अगर स्कूल में नहीं देती तो स्कूल में पढ़ाई नहीं तो होती, और पढ़ाई नहीं होती तो लोगों को जॉब रेडी बनाया कैसे जाता? और जॉब रेडी नहीं बनते तो इन बिजनेसेस का सामान कौन खरीदता? देन अल्टीमेटली पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाता. ठीक है. स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म ने क्या मेथडोलॉजी फॉलो करी थी, अब हम ये देख लेते हैं. तो बेसिकली ये ऑफ कोर्स स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म जो था, इट वाज एन क्रिटिसिज्म लेवल्ड अगेंस्ट द एवोल्यूशनिज्म, या आप डिफ्यूजनिज्म की भी बात कर सकते हैं. और इनका जो ऑब्जेक्टिव था ये बिल्कुल आप कह सकते हैं एक साइंटिफिक बेसिस पे ये चीज़ें वर्कआउट करना चाहते थे, ना कि थियोरेटिकल बेसिस पे या बायसनेस के तौर पे ये चीज़ों को देना चाहते थे. एंड द स्कूल वांटेड टू मेक दिस साइंस ऑब्जेक्टिव, न्यूट्रल एंड फ्री फ्रॉम जजमेंट्स. ठीक है. क्योंकि इस टाइम पे व्हेन रेडक्लिफ ब्राउन was doing all these work on the background, जो एंथ्रोपोलॉजी है उसे एक एज अ नेचुरल साइंस स्टैब्लिश करने के लिए पुरजोर आप कह सकते हैं कोशिश की जा रही थी फ्रॉम वेरियस सेक्शंस, राइट. तो इसीलिए ये इसे एक साइंस की तरह देखते थे, जो कि आपके कोई भी बाइसनेस हो उससे फ्री हो. एंड द स्कॉलर्स कंप्रेजेस social life and the organic life to explain the concept of function.
और ये पूरे के पूरे सोशल स्ट्रक्चर जो है, सोशल स्ट्रक्चर को स्टडी करते थे, एंड दिस स्ट्रक्चर इज़ रियल एज द इंडिविजुअल। सोशल स्ट्रक्चर की हम बात करें जो भी आपके सोसाइटी में, जैसे हमने बिजनेस के एग्जाम्पल को लेके समझा था, सोसाइटी एज अ होल जो एग्जिस्ट करती है, तो उसमें अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए अलग अलग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, अलग अलग सोशल स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो ये अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एंड दैट इज़ हाउ द इक्विलिब्रियम ऑफ द सोसाइटी इज मेंटेन्ड। ठीक है, तो इनका ऑब्जेक्टिव वही था, ये साइंटिफिक वे की तरह स्टडी करते थे। ओवरऑल आप इनकी मेथडोलॉजी में यही लिख सकते हैं। एंड द स्कूल बिलीव द सोशल स्ट्रक्चर इज द कोर ऑफ सोसाइटी विच इज कॉम्प्लेक्स फेनोमेना। और इन्होंने कल्चर एज अ होल को भी स्टडी करने के लिए बोला था। मतलब आप किसी चीज़ को, कोई एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट अगर आपके पास है, तो यू हैव टू ट्राई एंड फिगर इट आउट होलिस्टिकली। आप पूरे का पूरा उसका बैकग्राउंड समझे, उसके सोशल सेटअप को समझने की कोशिश करें, देन रीच आउट टू अ कंक्लूजन। बेसिकली इनका ये मानना था। ऐसा नहीं कि आपने कुछ चीज़ें होती हुई देखी एंड यू रीच आउट टू द कंक्लूजन। एग्जाम्पल के तौर पे भी हम उसको समझ लेते हैं कि कैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया। इन्होंने एग्जाम्पल एक ड्रग अब्यूज़ केस का आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ड्रग अब्यूज़ के केस में अगर ये बोल रहा है कि अगर आप स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट की बात करें कि एक ड्रग अब्यूज़ है एज अ प्रॉब्लम दैट एग्जिस्ट इन द सोसाइटी, अगर आप उस प्रॉब्लम की तह तक जाना, इफ यू हैव टू रीच ऑन टू द कंक्लूजन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, देन व्हाट यू नीड टू डू? सो फर्स्टली यू नीड नॉट टू derive the conclusion then and there कि okay there is a problem of drug abuse because ये जो लड़का है, जो बच्चा है, he is like mostly corrupt, इसी वजह से। ऐसा नहीं हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो द फ्रेंड सर्कल ऑफ दैट बॉय। आपको उस बॉय की फ्रेंड सर्कल को जानना होगा ताकि आप ये पता लगा सके दैट व्हाट काइंड ऑफ एन इन्फ्लुएंस दैट ही हैव एंड व्हाई, कि उसके फ्रेंड में कौन से लोग हैं, अब वो किस तरीके के कल्चर को बिलोंग करते हैं। वो काफ़ी मेजर रोल प्ले करेगा ये जानने में कि उस बच्चे को उस ड्रग अब्यूज़ या उस ड्रग की लत एडिक्शन कैसे लगी। ठीक है, देन आपको उसकी फैमिली को भी स्टडी करना पड़ेगा, बिकॉज फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, उसकी फैमिली में किस तरीके का माहौल है। इफ़ द फैमिली इज़ वेरी अब्यूसिव, इवन देन अ चाइल्ड और अ बॉय ट्राई टू रीलुक फॉर सम अल्टरनेटिव्स, जाकि जिससे वो डाइवर्जन क्रिएट कर सके। ठीक है, तो दैट इज़ हाउ द entire idea of this functional structural functionalism is saying that आप सोसाइटी को as a functioning as a whole देखें, और तभी किसी भी आप सोशल इशू या सोशल प्रॉब्लम को उसके सोल्यूशन तक या उसकी तह तक जाने की कोशिश करें। ठीक है, दैट इज़ वाई ही मेंशन, यहाँ पे ये पॉइंट भी लिखा हुआ है, तो आप चाहे तो इसको नोट्स बना रहे हैं वहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, देन हम अकम्पलिशमेंट्स की बात कर लेते हैं ऑफ बोथ दीज से हमें क्या मतलब है? द फंक्शनल अबाउट मेलानोवस्की और स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म दैट इज अबाउट द रेडक्लिफ ब्राउन। इन दोनों के अकम्पलिशमेंट्स क्या थे, हम एक साथ ही देख लेते हैं। इन दोनों ही स्कूल ऑफ थॉट ने जो एक मेजर कंट्रीब्यूशन किया था, दैट वाज गिविंग वैल्यू टू द सोशल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, दोनों ने ही सोशल इंस्टीट्यूशन के ऊपर फोकस किया, उनकी फंक्शनिंग के ऊपर फोकस किया, व्हाट इम्पैक्ट इट हैज़ ऑन सोसाइटी एंड इंडिविजुअल, इसके ऊपर फोकस किया। तो दैट्स यू कैन राइट अबाउट द अकम्पलिशमेंट एज वन ऑफ द थिंग। और मेलानोवस्की और रेडक्लिफ ब्राउन दोनों के ऑल्दो अप्रोचेज अलग अलग थे, दे बोथ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू पुश फॉर अ शिफ्ट इन assumption of ethnology from a concern with isolated trait to the interpretation of social life, क्योंकि दोनों ने ही एथनोग्राफी पे काफ़ी स्ट्रेस दिया था, फील्ड वर्क्स किए थे। सो ये भी एक मेजर अकम्पलिशमेंट ही है इन दोनों का, आप मान सकते हैं। द स्कूल ऑफ थॉट हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द कंसेप्ट ऑफ कल्चर दैट ट्रेडिशनल यूजेज वट एवर देयर ओरिजिन हैव बीन शेप्ड बाय द रिक्वायरमेंट दैट द ह्यूमन बीइंग मस्ट लिव टुगेदर इन हार्मनी। यानी कि जितने भी आपके कल्चर्स के जो ट्रेट्स हैं धीरे धीरे जो इवॉल्व हुए हैं, वो इनडायरेक्टली डायरेक्टली आपके ह्यूमन नीड्स और सोसाइटी की नीड्स को ध्यान में रख के ही बनाए गए हैं। जैसे एवन प्रिचर्ड का जो एक बुक पे उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे बताया था अबाउट द ट्राइब्स विच प्रैक्टिसेस द विच क्राफ्ट, राइट। तो उन्होंने बताया कि विच क्राफ्ट इज बीइंग प्रैक्टिस इन दैट पर्टिकुलर ट्राइब दैट हैज सम रेशनल, उसके पीछे भी कोई कारण है। although if you consider witchcraft it is having a negative connotations, right, लेकिन वो सोसाइटी में प्रैक्टिस किया जा रहा था, and that was kind of an accepted one as per the Evan Pritchard। उसी तरीके से आप यहाँ पे इन्होंने भी बताया है कि इनका जो कंट्रीब्यूशन था कि सोसाइटी के नीड्स को देखते हुए, उनकी रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए अलग अलग आपके फंक्शंस इवॉल्व हुए हैं, जो कि उनको सोसाइटी में हार्मनी मेंटेन करने में और सोशल ऑर्डर मेंटेन करने में हेल्प कर सकते हैं। तो ये आप
ओवरऑल करके इनके अकम्पलिशमेंट्स के बारे में लिख सकते हैं। अब ये जो क्रिटिसिज्म है, ये क्रिटिसिज्म केवल आपके स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के लिए, ठीक है, क्योंकि हमने फंक्शनलिज्म के लिए तो पहले क्रिटिसिज्म की बात कर ली है। तो हम अगर रेडक्लिफ ब्राउन और यू में से स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के क्रिटिसिज्म्स के बारे में बात करें, तो इन्होंने कोई एडिक्वेट डेफिनेशन नहीं दी अबाउट द सोशल स्ट्रक्चर। सोशल स्ट्रक्चर के बारे में इन्होंने बात किया, लेकिन उसके लिए कोई आपका एक प्रॉपर डेफिनेशन ये नहीं फिगर आउट कर पाया। ही वॉज अनेबल टू डील विद द कंटेम्प्रेरी प्रोसेस ऑफ द सोशल चेंज। जो प्रेजेंट डे में आपके चेंजेस हो रहे हैं सोसाइटी में, उसको अगेन ये डील नहीं कर पाते। जैसे आपके मेलानोस्की के केस में बहुत सारी चीज़ों को वो कंसीडर कॉन्फ्लिक्ट और इन जैसी चीज़ों को कंसीडर उन्होंने नहीं किया था। सेम विद हिम, इन्होंने जो कंटेम्प्रेरी प्रोसेसेस ऑफ सोशल चेंज है उसको कंसीडर नहीं किया था। और इट इज़ अ हिस्टोरिकल रिएक्शन टू द हिस्टोरिकल एवोल्यूशन अप्रोच, और it has a conservative bias also, that is maintain the status quo and the dominating power of the elite class. It cannot be adequately deal with conflict. इसके अंदर भी conflict से आप कह सकते हैं कि it was not able to deal, और comparative analysis इसका करना काफ़ी मुश्किल था about the structural functionalism, जो भी इन्होंने थ्योरीज दी थी। और इनकी थ्योरीज को टू ग्रैंड एंड एम्बिशियस भी माना जाता है कि आप सोसाइटी के चीज़ों को स्टडी करें और इस तरीके का सिंक्रोनाइजेशन क्रिएट करें कि एक पर्टिकुलर फंक्शन ऑफ द सोसाइटी इज़ इवेंचुअली लीडिंग टुवर्ड्स द अनदर फंक्शन। तो इसको पूरी तरह से एस्टैब्लिश कर पाना यूनिवर्सली, इट्स काइंड ऑफ एन नॉट पॉसिबल। तो ये कुछ क्रिटिसिजम्स है दैट यू कैन मेंशन अबाउट द स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। देन ये एक चार्ट आपके लिए मैंने इंक्लूड किया है सो दैट यू गेट एन आइडिया कि जब हम इतने सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट के नाम पढ़ रहे हैं और जान रहे हैं, हमने देखा ऑगस्टी कॉम्टे और एमिली दुकम, इन सब के भी कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं रिगार्डिंग लाइक वी सॉ इन द फंक्शनलिज्म। लेकिन इनके आने के बाद जो अभी हम रेडक्लिफ ब्राउन और मेलिनोवस्की को पढ़ रहे हैं, तो ये कहाँ से निकल के आए, आप एक बार इन पे नज़र डाल सकते हैं तो आपके दिमाग में एक क्लियर पिक्चर बन जाएगी। और आई ऑलरेडी टोल्ड यू, अगर आप ऑगस्ट कॉम्टे को पढ़ना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। एमिली दुर्कम के बारे में भी आप इनका फंक्शनलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और हम अभी जो पढ़ रहे हैं, वी वर स्टडिंग अबाउट दिस, ठीक है। दिस इज़ व्हाट द फंक्शनलिज्म एंड द एंथ्रोपोलॉजिकल फील्ड मेथड के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ऑलराइट। और ये टैलकॉट पर्सन भी है, इन्होंने भी काफ़ी थ्योरीज दी थी रिलेटेड टू फंक्शनलिज्म, लेकिन वो हमारे सिलेबस के स्कोप के अंदर नहीं है, इसीलिए हम उन्हें नहीं पढ़ेंगे। और इनका कहीं ना कहीं रिलेशन आपके मैक्स वीबर से और कार्ल मार्क्स से था, तो ये हमारे सिलेबस के कंटेक्स्ट के बाहर है, इसीलिए आई हैव नॉट इंक्लूडेड दिस। सी, इससे भी देखिए आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कितनी सारी चीज़ें हैं दैट वी आर मिसिंग आउट, क्योंकि जब आप इन चीज़ों को पूरी तरह से नहीं समझते तो कहीं ना कहीं आपको एक पूरा का पूरा जो इन्फ्लुएंस और जो एक हॉलिस्टिसिज्म है वो कहीं ना कहीं आप मिस आउट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो हमारे लिए एग्जामिनेशन पॉइंट से ज़रूरी नहीं है, तो नो इश्यूज़ विद दैट। सिमिलरली इस चार्ट में भी आप देख लीजिए, अगर आप टाइमलाइन के हेल्प से देखना चाहें तो ये भी आप देख सकते हैं टाइमलाइन पे कि कौन से इवोल्यूशनिज्म आपके कब आए थे, देन डिफ्यूनिज्म कब आया, और उसके बाद फंक्शनलिज्म जो अभी फिलहाल हम पढ़ रहे हैं ये कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। देन अब हम स्ट्रक्चरलिज्म के ऊपर आ जाते हैं कि स्ट्रक्चरलिज्म क्या था, किसने दिया था, और इसके क्या क्या मेथडोलॉजीज थे। सो आपके स्ट्रक्चरलिज्म का ये मानना है दैट the human culture are shaped by pre-programmed codes of human mind. और ये दिया किसने था? लेवी स्ट्रॉस ने। I know things might not be very clear from this, so let's take up an example. Suppose there is a person A and there is a person B. This person A is from a culture that is not very modern, और आप कह सकते हैं वो एक आइसोलेटेड सोसाइटी को बिलोंग करता है, एंड दिस पर्सन इज़ अ वेरी मॉडर्न वन, ठीक है, फ्रॉम अ प्रेजेंट डे सोसाइटी, एंड देयर इज़ अ पीस ऑफ यू कैन से रॉ मीट। तो ये जो आपके आइसोलेटेड सोसाइटी को बिलोंग करने वाले लोग हैं एंड द वन हु इज़ अ मॉडर्न वन, बोथ विल हैव अ प्रेफरेंस कि ये जो रॉ मीट है फर्स्ट दे शुड कुक इट एंड देन दे विल ईट इट। वो डिफरेंट हो सकता है कि द पर्सन बी विल कुक इट इन द बारबेक्यू सॉस और समथिंग लाइक दैट, एंड द ए विल सिंपली पुट इट ऑन फायर एंड रोस्ट इट। वो डिफरेंसेस हो सकता है, बट दे वोंट प्रेफर ईटिंग द रॉ मीट, राइट। क्योंकि ये चाहे आपके आइसोलेटेड सोसाइटी से हो और ये चाहे बहुत ही मॉडर्न हो, इनका जो एक माइंड है वो इस तरह से प्री प्रोग्राम्ड है कि ये कुछ चीज़ों को एक तरीके से ही परसीव करता है, ठीक है। ये वन ऑफ द एग्जाम्पल है, हम आगे चल के देखेंगे और किस तरह से अलग अलग चीज़ें रिलेट कर रही हैं।
सो बेसिकली आपके जो ये स्ट्रक्चरलिज्म है, इट रिप्रेजेंट अ मूवमेंट दैट बिगिन इन दी 1950 एंड 1960s इन फ्रांस, बिकॉज एज यू नो कि 1960 तक आते आते आपके जो फंक्शनलिज्म है दैट वाज डिक्लाइनिंग एट द प्लेस वाज बीइंग और द वर्ल्ड वाज बीइंग फिल्ड अप बाय द स्ट्रक्चरलिज्म. और स्ट्रक्चरलिज्म का जो आइडिया था ये आपके इमिली दुर्कम से निकल के आया था ऑटोमेटिकली, फिर आगे चल के लेवी स्ट्रॉस, जो कि हमने पहले भी एक बार बताया हुआ है मैंने आपको कि लेवी स्ट्रॉस ने फिर इस आइडिया को आगे कैरी फॉरवर्ड किया एंड ही इज़ नोन एज द फाउंडर ऑफ द स्ट्रक्चरलिज्म. ठीक है. और इन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म की आइडिया को देके एक 3 प्रॉपर्टीज़ बताई थी ऑफ ह्यूमन माइंड, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ह्यूमन माइंड. ये प्रॉपर्टीज़ क्या क्या थे? इनका ये मानना था कि जो लोग हैं दे फॉलो रूल्स. ठीक है. ये रूल्स से हमारा मतलब यहाँ ये नहीं है कि रिटन रूल्स ही हो, कुछ रूल्स ऐसे भी होते हैं जो अनरिटन होते हैं बट वो सोसाइटी में माने जाते हैं. ठीक है. इवन दो दैट इज नॉट रिटन और कोडेड. दूसरा है रेसिप्रोसिटी इज द सिंपलेस्ट वे टू क्रिएट सोशल रिलेशनशिप. तो ये भी आपके, अगर आप इन चीज़ों को एक पर्सपेक्टिव से समझे, आप प्रेजेंट डे सोसाइटी में इसे अप्लाई करें और उन लोगों के साथ अप्लाई करें जो शायद आप जिसे प्रिमिटिव सोसाइटीज़ का पार्ट मानते हो. ठीक है. आप उनके ऊपर अप्लाई करके देखें तो उनमें भी कुछ इसी तरीके के रूल्स एग्जिस्ट करते हैं कि सोसाइटी किस तरीके से फंक्शन करेगी, क्या चीज़ सही है क्या गलत है. वो कुछ सर्टन अनसेट रूल्स होते हैं और रेसिप्रोसिटी भी होती है, whether it is a modern society or any other societies. A gift bind both the giver and the recipient in a continuous social relationship. ये किसकी प्रॉपर्टीज बता रहे हैं? ह्यूमन माइंड की, कि ह्यूमन माइंड इन चीज़ों को किस तरीके से परसीव करता है. कि अगर कोई आपको गिफ्ट देता है तो यू ऑटोमेटिकली डेवलप अ काइंड ऑफ एन अफेक्शन विद दैट पर्सन. अगर कोई रेसिप्रोकेट करता है तो एक तरीके का सोशल रिलेशनशिप डेवलप होता है, आपका माइंड उस चीज़ों को उसी तरह परसीव करता है. और अगर कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं ऑफ द सोसाइटी, तो आपका माइंड उसको फॉलो भी करता है. ठीक है. ऑल्दो यहाँ पे डेवियंस होगा, वो सारी चीज़ें होंगी. फर्दर स्ट्रॉस का ये मानना था दैट द ह्यूमन ब्रेन इज वायर्ड टू ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड in terms of key structures of organization that enable people to order and interpret experiences. ठीक है. और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि ये जो स्ट्रक्चर्स है दे आर ऑल यूनिवर्सल स्ट्रक्चर्स. चाहे वो आप किसी भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, जो आप कुछ सोशल स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, चाहे वो मैरिज हो गया, रिलीजन हो गया, दे आर ऑल यूनिवर्सल एंड ऑल कल्चरल सिस्टम वेर इनहेरिटेड लॉजिकली. और हर एक जो कल्चरल सिस्टम है उसमें ये सारे सोशल स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन हो सकता है इनके फॉर्म्स डिफरेंट हो, जो उनको सूट करता हो और जो लॉजिकली एप्लीकेबल हो उनके कल्चर को लेके, उस तरीके का फॉर्म उस पर्टिकुलर सोसाइटी ने अपनाया हो. ठीक है. एंड दे सिंपली यूज डिफरेंट सिस्टम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू एक्सप्लेन द वर्ल्ड अराउंड देम, रिजल्टिंग इन द स्टनिंग डाइवर्सिटी ऑफ मिथ, बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस. तो सी, इनका ये मानना था स्ट्रॉस का कि चूंकि अलग अलग अंडरस्टैंडिंग है, ऑल्दो every society that exists at present they have some बेसिक रिक्वायरमेंट्स. ठीक है. और उन बेसिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए दे हैव सम सोशल ऑर्गेनाइजेशन और सोशल स्ट्रक्चर्स, बट उनका फॉर्म्स डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ये रिक्वायरमेंट जो है ये क्या है? यूनिवर्सल है. ठीक है. और इसी की वजह से अलग अलग सोसाइटीज़ में, अलग अलग कल्चर्स में यू विल फाइंड वेरियस डाइवर्सिटी रिलेटेड टू मेथ, बिलीफ और प्रैक्टिसेस. चूँकि लेवी स्ट्रॉस ने भी रिलीजन के ऊपर भी काफ़ी कुछ स्टडी किया हुआ था और बताया था. तो अगर हम रिलीजन का एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करें, लाइक इन सम रिलीजन आप देखेंगे वहाँ पे मैजिक की प्रैक्टिसेस होती है. इन सम रिलीजन देयर इज सैक्रिफाइसेस ऑल्सो. इन सम रिलीजन देयर इज अ काइंड ऑफ एन तांत्रिक वर्कशिप्स. तो ये अलग अलग कल्चर एस्पेक्ट के हिसाब से हो सकता है. ठीक है. लेकिन सबका फंक्शन, जो एंड रिजल्ट है वो क्या है? रिलीजन. अलग अलग चीज़ें हो सकती है, तांत्रिज्म हो सकता है, सैक्रिफाइस हो सकता है, और ये आप हो सकता है वो टोटिज्म फॉलो करते हो, लेकिन एट द एंड वो क्या होगा? रिलीजन ही प्रैक्टिस कर रहे हैं इन वेरियस डिफरेंट फॉर्म. और एंथ्रोपोलॉजिस्ट का काम क्या है अभी यहाँ पे? लेवी स्ट्रॉस के हिसाब से जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है दे नीड टू एक्सप्लोर एंड एक्सप्लेन द लॉजिक विद इन द पर्टिकुलर कल्चरल सिस्टम. यानी कि अगर आप किसी पर्टिकुलर कल्चर सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं, इफ यू सी कि वहाँ पे किस टाइम की वर्कशिप प्रैक्टिसेस की जा रही है, मान लीजिए कि वो तांत्रिज्म फॉलो करने वाले लोग हैं, तो अब एंथ्रोपोलॉजिस्ट का काम ये है कि वो उस तरीके से क्यों कर रहे हैं इस चीज़ को समझे. ठीक है. दैट इज द मेन पर्पस दैट एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट शुड डू. एंड स्ट्रक्चरलिज्म फोकसेस ऑन द इफेक्ट ऑफ द यूनिवर्सल पैटर्न इन द ह्यूमन थॉट एंड द कल्चरल फेनोमेना.
और जाहिर सी बात है चूंकि लेवी स्ट्रॉस का ये मानना था, एंड दैट मीन्स द स्ट्रक्चरलिज्म, द स्कूल ऑफ थॉट दैट ही वाज द फाउंडर, उनका भी यही कहना था दैट स्ट्रक्चरलिज्म शुड फोकस ऑन द इफेक्ट ऑफ द यूनिवर्सल पैटर्न। ये जो यूनिवर्सल पैटर्न्स है इसके ऊपर फोकस करे कि ये आपके ह्यूमन थॉट को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, और उसकी वजह से कैसे अलग अलग कल्चरल फेनोमेनास निकल के आते हैं। That was the major thought behind it. And although not attempting to explain these cultural patterns, it rather presents them as a result of the subconscious or the universal human knowledge. Then इन्होंने एक बाइनरी अपोजिशन का भी कॉन्सेप्ट दिया था। बाइनरी अपोजिशन का मतलब है कुछ दो चीज़ें, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं जो हम बात करते हैं, दिन रात, जन्म मृत्यु, समथिंग लाइक दैट। तो इसको एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा, जो कि एग्जाम्पल आपके लेवी स्ट्रॉस ने ही दिया था। इन्होंने मैरिज के एग्जाम्पल को देख के ये बताया, लाइक इफ़ यू मे नो कि इंसेस्ट टैबू आपको मोस्टली जितनी भी सोसाइटीज़ हैं बैरिंग फ्यू आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। इंसेस्ट टैबू का क्या मतलब होता है? सिंपली दैट यू हैव प्रोहिबिटेड फ्रॉम मैरिंग योर ब्लड रिलेटिव्स, क्लोज ब्लड रिलेटिव्स, आप उनसे शादी नहीं कर सकते, राइट। एंड दिस इज द थिंग दैट यू विल फाइंड इन ईच एंड एवरी सोसाइटी। तो अब लेवी स्ट्रॉस का मानना था कि ये कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, दिस इज नॉट समथिंग रिटन इन सम बुक्स और इट इज सम इथिकली पीपल आर फॉलोइंग दिस और दैट। ये बस फॉलो कर रहे हैं लोग क्योंकि उनको लगता है कुछ चीज़ें हैं जो शायद गलत हैं, ठीक है। एंड दैट इज हाउ द कॉग्निटिव मेकअप्स कम्स इनटू पिक्चर, कि कैसे अलग अलग तरीके के लोग विद द सेम माइंडसेट एक तरीके की चीज़ों को फेवर कर रहे हैं इवन दो दे आर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ डिफरेंट कल्चर, ठीक है। मान लीजिए ये कल्चर C0 है, ये 1 है, ये 2 है, इन सभी कल्चर्स में इंसेस्ट टैबू, आप इंसेस्ट को टैबू माना जाता है, बट इसको लेके इनके कल्चर में कहीं कुछ कहा नहीं गया है, दे जस्ट फॉलो इट, दे जस्ट प्रैक्टिस इट, ठीक है। तो इसको भी आप बाइनरी अपोजिशन के केस में ले सकते हैं। देन लेवी स्ट्रॉस के ऊपर बहुत सारे लोगों का जो एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज थी इनका इन्फ्लुएंस इसके ऊपर रहा था। ऑल्दो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगेन आई इंक्लूडेड सो दैट यू गेट एन आइडिया कि कहाँ से ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं ये एमिली दुर्कम से भी इन्फ्लुएंस थे, क्यों? क्योंकि ये मॉसेस से इन्फ्लुएंस इनको मिला था, मार्क्स का भी इनके ऊपर इन्फ्लुएंस था, फ्रॉइड का भी था। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं काफ़ी लोगों ने लेवी स्ट्रॉस की स्टडीज़ और इनके ऊपर इन्फ्लुएंस डाला था। देन हम इनके बारे में एक छोटे सा बायो देख लेते हैं, हु वाज ही बेसिकली। तो ही वाज द इम्पॉर्टेंट फिगर इन द एंथ्रोपोलॉजिकल स्ट्रक्चरलिज्म, ऑफ कोर्स हम वही पढ़ते आ रहे, देखते आ रहे। ब्रुसेल में इनका जन्म हुआ था एंड ही हैड अ डिग्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस। देन अब हम थोड़ा डिटेल में यू मे से या फिर क्लोजली इनसे रिलेटेड लेवी स्ट्रॉस के वर्क से रिलेटेड चीज़ें देख लेते हैं, दैट इज relevant for you to write in the examination. So, as the founder of structuralism school of thought, Strauss believed that the certain cultural facts are universal due to the physical or the structural factors. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने बताया ह्यूमन कल्चर टेंड टू डिवाइड लार्जर कंसेप्ट इनटू बाइनरी अपोजिशन, लेफ्ट राइट, ब्लैक वाइट, हॉट कोल्ड, जो हम अभी अभी हमने देखा। एंड ही लेफ्ट द लेगेसी टू फ्यूचर स्ट्रक्चरलिज्म एंथ्रोपोलॉजिस्ट लाइक एडमंड लीच, पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट फिलोसोफर लाइक जुडिस बटलर एंड जैक्यूस डेरेटा। तो ऑल्दो हमें ये पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में पढ़ना नहीं है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट आते हैं, एंड इफ़ यू आर मोर इंटरेस्टेड आप चाहे तो इनके बारे में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट के बारे में। देन एडमंड लीच के बारे में तो अभी हम कवर कर ही लेंगे। और स्ट्रक्चरलिज्म का जो फोकस था, इट फोकसेस ऑन द यूनिवर्सल पैटर्न इन द ह्यूमन थॉट ऑन कल्चरल फेनोमेना। बेसिकली जो सारी चीज़ें अभी हमने पढ़ी है वही यहाँ पे बताई गई है, ठीक। नेक्स्ट इज योर एडमंड लिच। एडमंड रोनाल्ड लिच इनका पूरा नाम है। ही वॉज ऑल्सो अ ब्रिटिश सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट। इनके क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस थे हम ब्रीफली उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो इन्होंने किताब लिखी थी दैट वाज नेम एज द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ हाईलैंड बर्मा, जिसमें इन्होंने कैंचन सोशल स्ट्रक्चर था उसको स्टडी किया था, एंड बिकॉज ऑफ दैट ही इज़ वेल नोन, ऑल्दो वी नीड नॉट टू गो डीपर ऑन टू ये कैंचन सोशल स्ट्रक्चर क्या था। So the book was impact largely due to the use of the innovative methods of addressing social and political change. तो बेसिकली इन्होंने भी एक वेरीड और डिफरेंट फील्ड ऑफ स्टडी अप्लाई किया था, जिसमें इन्होंने सिंगल सोसाइटी और ट्राइब को स्टडी नहीं किया, इन्होंने अलग अलग जो उससे रिलेटेड पहलू थे और द वेरियस थिंग्स दैट वाज इन्फ्लुएंसिंग इट उसको भी स्टडी करने की कोशिश की, एंड दैट इज हाउ इट केम आउट विद दिस पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ हाईलैंड बर्मा, ठीक है। और इन्होंने लेवी स्ट्रॉस के साथ मिलकर स्ट्रक्चरलिज्म पे काफ़ी काम किया था, और बिब्लिकल मिथ्स है उसको भी एनालाइज करने के पीछे इनका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, तो दैट यू कैन मेंशन। एंड ही ऑल्सो
did field studies on he also did studies on the field of kinship, marriage rituals and myths. These are the things that you can mention. और इन्होंने रेडक्लिफ ब्राउन और उनके जो सक्सेसर्स थे उनको उनके जो टाइपोलॉजीज थी उनके लिए काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया था. तो ये बेसिकली आप क्रिटिसिज्म में भी मेंशन कर सकते हैं ऑफ द रेडक्लिफ ब्राउन एंड ऑल. एंड ही वाज परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेटर ऑफ द ब्रिटिश स्ट्रक्चरलिज्म्स बिकॉज हिज वर्जन ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म क्रिटिसाइज द फ्रेंच एंथ्रोपोलॉजिस्ट analysis of the Burmese kinship. And more importantly, however, he insisted on the empirical basis of the structural generalization, rejecting Levi-Strauss' emphasis on the universal properties of the human mind. So इनका जैसे आपके लेवी स्ट्रॉस यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज़ पे बात करते थे कि सब जगह एक ही चीज़ें एग्जिस्ट करती है बट अलग अलग कल्चर में वो फॉर्म्स अलग अलग हो सकते हैं. बट कहीं ना कहीं आपके जो ई लीच थे वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से डिफर करते थे. इनका मानना था कि आप एम्पेरिकली उसको एनालाइज कीजिए देन केम अप विद समथिंग कि ऐसा क्यों हो रहा है उस पर्टिकुलर कल्चर में. अगर एक कोई सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है, कोई एक सोशल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा है और उसका कोई डिफरेंट फॉर्म है तो शायद उसके पीछे कोई और भी कारण हो सकता है. इट मस्ट नॉट बी ओनली दी यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज ऑफ द ह्यूमन माइंड ओनली. ठीक है, तो यहाँ पे इनका पॉइंट ऑफ व्यू आपके कह सकते हैं लेवी स्ट्रॉस से काफ़ी डिफर भी था. अब हम क्रिटिसिजम्स की बात कर लेते हैं ऑफ दिस स्ट्रक्चरलिज्म की. स्ट्रक्चरलिज्म के सबसे पहले क्रिटिसिज्म में आपके आ जाएगा लैक ऑफ प्रूफ. लैक ऑफ प्रूफ क्यों? क्योंकि इन्होंने जितनी भी बातें बोली थी बेसिकली आपके जो लेवी स्ट्रॉस ने बात बोली थी इसका इनके पास कोई सबूत नहीं था. एज वॉट लाइक जो एडमंड लीच ने भी बताई कि एम्पेरिकल प्रूफ्स नहीं थे. एम्पेरिकल आप एम्पेरिकली इसको प्रूफ नहीं कर सकते थे एंड दैट इज़ वाई इट इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मेजर क्रिटिसिजम्स ऑफ इट. दूसरा वैलिडिटी ऑफ स्ट्रक्चरल यानी कि वैलिडिटी ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म. तो बेसिकली इसके अंदर ये बात की जा रही है जो एक्सप्लेनेशन थे हैज़ बीन चैलेंज ऑन द ग्राउंड दैट दे आर इम्प्रेसाइज एंड डिपेंड हेविली ऑन ऑब्जर्वर. यानी कि आप देखने वाला उसको किस तरीके से ऑब्जर्व कर रहा है वो उस पर डिपेंड करता है. सपोज आप किसी एक पर्टिकुलर ट्राइब को ऑब्जर्व कर रहे हैं और आप वहाँ देख रहे हैं कि उनके अंदर कोई एक रिलीजन प्रैक्टिसेस है वो किसी तरह से परफॉर्म की जा रही है तो आपका अपना इंटरप्रिटेशन हो सकता है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट का अपना इंटरप्रिटेशन हो सकता है कि वाई दे आर डूइंग सो. मान लीजिए वो नेचर वर्कशिप कर रहे हैं, ठीक है, तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट ये मान सकता है कि ओके दे आर डूइंग नेचर वर्कशिप बिकॉज दे फियर कि नेचर कुछ भी कर सकता है, दे आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट अपॉन इट, दैट इज़ वाई दे आर वर्कशिपिंग इट. लेकिन हो सकता है उसके पीछे दूसरे रीजन्स भी हो. दे आर वर्कशिपिंग नेचर फॉर सम अदर रीजन्स एज वेल दैट माइट नॉट बी नोन until unless आप उसको holistically analyze करें, right? Then ignore individual differentiations. So what is it? तो लेवी स्ट्रॉस जो थे and his structuralist theory was the assumption that all human minds were identical. यानी कि सभी आइडेंटिकल थे. ये साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड वाली जो बात थी वो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसको भी ये सपोर्ट कर रहे थे जो हमने एवोल्यूशनिस्ट के केस में पढ़ा था, राइट. एडोल्फ बैस्टियन ने दिया था ऑफ द साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड के बारे में. और इनका भी यही वाला जो अप्रोच था ये भी कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं फिट नहीं बैठता है एंड इट्स नॉट लाइक एप्लीकेबल ऑल्सो क्योंकि इसके पीछे आपका कोई प्रूफ नहीं था, आप इसको साबित नहीं कर सकते थे, राइट. A historical structuralism look at society in the present without any regard for the past, which completely ignoring the historical context of the development of ideas. तो ये भी एक इनका आप कह सकते हैं criticism है that you can mention. And another reaction to this structuralism is grounded in the scientific inquiry. Structural analysis does not allow external validation. Although ये थोड़ा सा repetition ही है, lack of proof और evidences का, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो. ऑल्दो एंड स्ट्रक्चरलिज्म कैन नॉट बी सब्जेक्टेड टू साइंटिफिक स्क्रूटनी क्योंकि इनके पास वैसे कोई वैलिड प्रूफ ही नहीं थे तो आप इसको स्क्रूटनाइज कैसे कर सकते हैं. अब एट द एंड चूँकि हमने फंक्शनलिज्म के बारे में पढ़ा है एंड हमने स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में भी पढ़ा है तो आई हैव इंक्लूडेड सम काइंड of point that you can include while writing the differentiation. Although ये exhaustive points नहीं, आप इसमें और भी सारी चीज़ें add कर सकते हैं. That is why I'm leaving this up to you as an exercise basically, so that आप functionalism और structuralism ये एक fodder point की तरह use करते हुए you can differentiate in between these two because that is going to be very helpful for you. और हो सकता है general exam में कई बार इस type के questions भी पूछ लिए जाते हैं. Alright. And with this, we complete the third part of anthropological theories. I hope you had a better understanding of the theories that we just discussed right now. Thank you so much.